नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अनडेड रिवाइवल का प्रभाव सीधा था। इसने एक शव को जीवित कर दिया और उसे एक मरे हुए प्राणी में बदल दिया। हालांकि किसी शव को पुनर्जीवित करने की कोशिश 3 परिस्थितियों में विफल हो सकती है। सबसे पहले कौशल में महारत हासिल करना आवश्यक था। अनडेड रिवाइवल की सफलता दर काफी हद तक इसके महारत स्तर पर निर्भर करती थी। बेसिक मास्टरी की सफलता दर 20% थी। मध्यवर्ती दक्षता की सफलता दर 50% थी। एडवांस्ड मास्टरी की सफलता दर 80% थी। पूर्ण महारत शायद ही कभी विफल होती है। परफेक्ट मास्टरी के स्तर पर किसी कौशल के प्रभाव विकसित होते थे, लेकिन माइकल उस स्तर से बहुत दूर था। अपनी मध्यवर्ती दक्षता के साथ माइकल की सफलता की संभावना केवल 50% थी। दूसरा कारण ताकत में अंतर था। किसी शव को पुनर्जीवित करना भी जादूगर और शव के बीच की शक्ति के अंतर पर निर्भर करता था। अनडेड रिवाइवल का मास्टरी स्तर ही सब कुछ नहीं था। यदि शक्ति का अंतर बहुत अधिक होता तो शव को पुनर्जीवित करने की कोशिश विफल होने की संभावना रहती थी। इस प्रक्रिया को जबरदस्ती करने से जादूगर के खिलाफ प्रतिक्रिया भी हो सकती है, क्योंकि एक मरे हुए प्राणी के साथ अनुबंध करने के लिए उसकी आत्मा के एक हिस्से का बलिदान करना आवश्यक होता है। यदि पुनर्जीवन सफल हो जाता तो बलिदान किया गया ये टुकड़ा जादूगर और मरे हुओं के बीच कड़ी का काम करता। उस अंश को अवेकनर पैनल पर एक अनुबंध स्लॉट के रूप में दर्शाया गया था। अनुबंध का स्लॉट मूलतः जादूगर की आत्मा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे नेक्रोमेंसर की शक्ति बढ़ती जाती थी, उसकी आत्मा भी अधिक शक्तिशाली होती जाती थी, जिससे अतिरिक्त अनुबंध स्लॉट बनते थे। एक जादूगर जो प्रति स्तर 5 अतिरिक्त स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम था, उसकी आत्मा असाधारण रूप से मजबूत थी, जो उसकी प्रतिभा का प्रमाण था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अन्य वर्गों के व्यक्तियों में शक्तिशाली आत्माओं की कमी थी। उनमें भी शक्ति थी, जिसकी बदौलत वे भी मरे हुओं का निर्माण कर सकते थे। लेकिन यहीं से वर्गों की विशिष्टता सामने आती है। खाना बनाना तो हर कोई सीख सकता है, लेकिन खाना बनाना न जानने वाला व्यक्ति शायद ही कभी किसी ऐसे मास्टर शेफ के कौशल की बराबरी कर पाता है जिसका जीवन खाना पकाने के इर्द गिर्द घूमता हो। या जैसा कि पृथ्वी पर लोगों ने कहा, यह एक कौशल का मुद्दा था। तीसरा कारक माना था, जो सीधे तौर पर उस शव की ताकत से जुड़ा था जिसका उपयोग किसी मरे हुए प्राणी को बनाने के लिए किया जा रहा था। एक शेर को पुनर्जीवित करने के लिए खरगोश को पुनर्जीवित करने की तुलना में कहीं अधिक माना की आवश्यकता होगी, जहां खपत शायद ही ध्यान देने योग्य हो। पर्याप्त माना के बिना उच्चतम कौशल स्तर भी विफलता का कारण बनेगा। शव जितना मजबूत होगा, उतनी ही अधिक माना ऊर्जा की खपत होगी। यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण नेक्रोमेंसर एक बुद्धि आधारित वर्ग थे, साथ ही जादूगरों के एक प्रकार के रूप में उनकी भूमिका भी थी। इसी वजह से माइकल हमेशा खुद को नकली जादूगर कहता था। बेशक अंततः सबसे महत्वपूर्ण कारक शव की पूर्णता थी। आप केवल धड़ या खंडित अवशेषों से एक प्रभावी अनडेड नहीं बना सकते। ऐसा करने का प्रयास करने पर एक दोषपूर्ण अनडेड ही बनेगा। सौभाग्य से माइकल को एसोसिएशन से जो शव मिले वे सभी अक्षुण थे। उन पर केवल उन लड़ाइयों के निशान थे जिनके कारण वे मारे गए थे। माइकल ने अपने सामने पड़े पहले जंगली भेड़िए के शव को घूर कर देखा। इसका हरा शरीर अपने स्तर के हिसाब से भी विशाल था। केवल दूसरे स्तर पर ही सीधा खड़ा होने पर इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। माइकल 3 जंगली भेड़ियों के शव लाया था। सभी सामान्य श्रेणी के 2 सितारा थे, जिनमें से सबसे उच्च श्रेणी का स्तर 7 था। वह एक भेड़िए को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह माइकल जितना लंबा हो सकता है। माइकल खुद 5 फीट 9 इंचेस लंबा था। सौभाग्य से यह कोई अटल नियम नहीं था कि अधिक शक्तिशाली राक्षसों के शरीर हमेशा बड़े ही होते थे। अगर साधारण राक्षसों की ऊंचाई भी उसकी जितनी थी तो माइकल उच्च श्रेणी के राक्षसों के आकार की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि विशालकाय और शक्तिशाली राक्षस मौजूद नहीं थे। माइकल को याद आया कि उसने पहली बार सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉग इन किया था और एक डेमीगॉड कल्टिवेटर को 100 मीटर ऊंचे राक्षस को मार गिराते हुए देखा था। माइकल ने अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचारों को दूर किया और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। तैयार होते ही उसने अपने सामने पड़े जंगली भेड़िए के शव पर अपनी निगाहें टिका दी और दृढ़ स्थिर आवाज में बोला, अमर पुनरुत्थान। ठीक वैसे ही जैसे जब भी वह बेसिक शॉट का इस्तेमाल करता था। अनडेड रिवाइवल का प्रयोग करने के तुरंत बाद माइकल को सहज जागरूकता महसूस होती थी और उसके दोनों हाथ हवा में हिलने लगते थे। उसकी उंगलियों के सिरों पर माना एकत्रित होकर हरे काले रंग की रोशनी में तब्दील हो गया। यह माइकल का माना सिग्नेचर था। हालांकि माना स्वयं रंगहीन था, लेकिन इसका उपयोग करने पर प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी पहचान प्रकट होती थी। माइकल की आंखों से एक रहस्यमय हरे काले रंग की रोशनी निकल रही थी जो उसकी उंगलियों के सिरों से निकल रही थी। हालांकि वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी जादुई कौशल का प्रयोग कर रहा था, जो वास्तव में एक मंत्र था। उसने अनडेड रिवाइवल के साथ आने वाली जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया और उसके द्वारा निर्देशित गतिविधियों का अनुसरण किया। उसके हाथ हवा में तेजी से हिले और उसके सामने अजीब प्रतीकों से भरा एक हरा जादुई घेरा बन गया। जैसे जैसे चक्र पूरा होने के करीब आया, माइकल को अपनी माना शक्ति कम होती महसूस होने लगी, लेकिन फिलहाल ये नियंत्रण में थी, क्योंकि वह अभी तक अनुष्ठान के मुख्य भाग तक नहीं पहुंचा था। अचानक जादुई घेरा सिकुड़ गया और जंगल के भेड़िए के शरीर में समा गया। उसके शव से हरे काले रंग की गैस निकलने लगी। तुरंत ही माइकल को महसूस हुआ कि उसकी माना शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। उसकी लगभग 30% ऊर्जा समाप्त होने के बाद ही ऊर्जा का उपभोग रुका। तथापि मैं विफल रहा है।
वन भेड़िए के शव को मरे हुए प्राणी के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास विफल रहा। हालांकि निराश तो था, लेकिन माइकल बहुत ज्यादा हताश नहीं था। उसे इस परिणाम की उम्मीद थी, इसीलिए उसने लेवल 2 के वन भेड़िए के शव से शुरुआत की थी। हालांकि जादूगर अपने मरे हुए प्राणियों का स्तर बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर उसने स्तर 7 के वन भेड़िए से शुरुआत की होती और 3 बार असफल रहा होता, तो स्तर 2 वाले को पुनर्जीवित करने में उसी स्तर तक पहुंचने में अधिक समय लगता। बेशक केवल लेवल 7 के शव को सबसे आखिर में रखने से सफलता की गारंटी नहीं मिल जाएगी, लेकिन अब जब उसने पहली बार इस कौशल का प्रयोग किया था तो माइकल को अनुभव प्राप्त हो गया था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। उसने अपने कौशल पैनल की जांच नहीं की, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी दक्षता का स्तर थोड़ा बेहतर हो गया था। मेरे पास अभी भी माना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अनडेड रिवाइवल माना को बहुत तेजी से खत्म करता है, और यह सिर्फ लेवल 2 के शव के लिए है। माइकल ने मन ही मन तय कर लिया कि इसके बाद वह अपनी बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़ाएगा। अब उसके पास 18 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, इसलिए ये काफी होना चाहिए। कुछ देर आराम करने के बाद माइकल ने आगे काम शुरू किया। अमर पुनरुत्थान। कुछ देर बाद अंततः माइकल को सफलता मिल गई। हालांकि ऊर्जा की कमी के कारण वह थोड़ा हौंफ रहा था। माइकल ने अपने सामने खड़े जंगली भेड़िए को एक उत्साहित मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका कभी हरा रहा फर अब हल्का बीमार सा भूरा हरा हो गया था। मरे हुओं से जुड़ाव महसूस करते हुए माइकल ने उसे बुनियादी क्रियाएं करने का आदेश दिया। ऐसा करते ही उसने मन ही मन अपनी टीम के सदस्यों को याद कर लिया। स्थिति। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 5। EXP 114/800। शक्ति 2.5। फुर्ती 6.4। संविधान 4.3। बुद्धिमत्ता 8.5। विशेषता अंक 18। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 1/10। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। निश्चित रूप से अनुबंध के तहत एक पद भर चुका था। आखिरकार मुझे एक अमर प्राणी मिल ही गया, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अलविदा नकली मैं। माइकल बेहद खुश था। सौभाग्य से उसे एक मरे हुए प्राणी को बनाने में केवल 2 प्रयास लगे और उसके $4000 बर्बाद नहीं हुए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद माइकल शांत हो गया और उसकी नजरें अपने पैनल के एक दूसरे हिस्से पर टिक गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या अब कोई बदलाव आया है, माइकल ने बुदबुदाते हुए अपना ध्यान अपनी प्रतिभा की ओर मोड़ा। प्रतिभा अनंत विकास। विकास अंक 4। विकसित होने योग्य। द्वितीय स्तर का अमर वन भेड़िया। पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। हाँ, माइकल को पूरी तरह से प्रतिक्रिया देने में एक पल का समय लगा। इसे काम करने से पहले मुझे वास्तव में एक मरे हुए प्राणी की जरूरत थी। माइकल हंसते हुए जोर से बोला। अपनी प्रतिभा की क्षमताओं का परीक्षण करते हुए वह बहुत उत्साहित था। प्रतिभाओं को बेहद उपयोगी माना जाता था और माइकल अपने खुद के प्रभावशाली नाम को देखते हुए विशेष रूप से आशावादी थे। द्वितीय स्तर का अमर वन भैंस। क्या यह मेरा ही अमर प्राणी नहीं है? माइकल ने अपने सामने खड़े वन भैंस की ओर मुड़कर देखते हुए पुष्टि की। अमर वन भेड़िया। स्तर 2। रैंक सामान्य। जैसा कि उम्मीद थी, माइकल ने पैनल पर ध्यान केंद्रित करने से पहले धीरे से कहा। क्या मेरे मरे हुओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त विकास बिंदु है? इसका क्या मतलब है? जैसे ही माइकल ने इसके बारे में सोचा, पैनल पर मौजूद विषय वस्तु में बदलाव आ गया। अमर वन भेड़िया। स्तर 2। रैंक सामान्य। एक विकास बिंदु के लिए सामान्य में विकसित करें। रुको जरा ठहरो। माइकल अपने सामने लगे पैनल पर मौजूद सामग्री को देखते हुए उत्साह से अपने दिल की धड़कन को लगभग सुन सकता था। पहले तो उसे इस बात पर यकीन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या मेरी प्रतिभा मेरे अमर प्राणियों की क्षमता को बढ़ा सकती है? ये लगभग असंभव लग रहा था। शायद इसे करने के तरीके कहीं और भी हों, लेकिन माइकल ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था और सच कहूं तो इस समय उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। उत्साह से कांपते हुए माइकल ने तुरंत अपनी प्रतिभा को आजमाने का फैसला किया। विकसित होना। वह लगभग चिल्लाया, उसकी आवाज खाली जगह में गूंज उठी। आदेश मिलते ही माइकल ने देखा कि उसके संचित अंक घटकर 3 रह गए हैं। तुरंत ही मरे हुए वन भेड़िए के शरीर से एक दूसरी रोशनी निकलने लगी और वह जोर से चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जिसने माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि वह मृत था, फिर भी उसके शरीर में जीवित रहने के दौरान के कुछ लक्षण अभी भी मौजूद थे। आखिरकार एक अनडेड वह प्राणी होता है जिसे अलौकिक या जादुई साधनों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाता है। हालांकि इसमें जैविक कार्यों की कमी है, लेकिन ये तंत्र मंत्र से प्रेरित ऊर्जा या अन्य अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा कायम रहता है। अमर प्राणी जीवित तो होते हैं, लेकिन केवल अलौकिक शक्ति द्वारा चेतन होने के अर्थ में, न कि वास्तविक जीवन के अर्थ में। भेड़िए की चीखें दर्द से भरी हुई प्रतीत हो रही थी, क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा था। एक मरे हुए प्राणी का दर्द महसूस करना समझ से परे था, लेकिन माइकल के सामने जो कुछ भी हुआ वह भी समझ से परे था। माइकल ने इस परिवर्तन को बड़ी एकाग्रता से देखा। उसकी आंखें हर एक छोटी से छोटी बात पर टिकी हुई थी। कुछ ही क्षणों बाद धुंधली रोशनी फीकी पड़ गई और भेड़िए का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसके स्वरूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि यह थोड़ा बड़ा हो गया था। अब लगभग माइकल जितना लंबा था, उस लेवल 7 के शव के बराबर जिसे उसने खरीदा था। लेकिन माइकल का ध्यान इसके आकार पर नहीं था। अमर वन भेड़िया। लेवल 3। रैंक सामान्य। भेड़िए की क्षमता बढ़कर 3 सितारे हो गई थी और उसका स्तर भी बढ़ गया था। हाँ, माइकल जोर से हंस पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसका गला रुक गया। उसकी उत्तेजना क्षण भर के लिए उस पर हावी हो गई, लेकिन इससे उनके मूड पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी।
हालांकि इसे अनंत विकास कहा जाता था, माइकल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह कुछ इस तरह का होगा। फिर भी उसे एक और बात की पुष्टि करनी थी, अपनी क्षमता की सीमा का सही मायने में परीक्षण करना था। प्रतिभा अनंत विकास, विकास अंक 3, विकसित होने योग्य। अमर वन भेड़िया लेवल 3, विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। क्या इसे अभी भी विकसित किया जा सकता है? उत्साह के मारे माइकल के हाथ कांप रहे थे। हालांकि पैनल ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उसने संकेत दिया कि वह अपने मरे हुए लोगों की क्षमता को फिर से बढ़ा सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त अंक हो। बिना किसी झिझक के माइकल ने अपने मूल चिन्ह से एक आत्मा क्रिस्टल निकाला और उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसके विकास अंक बढ़ गए। प्रतिभा अनंत विकास, विकास अंक 6, विकसित होने योग्य। अमर वन भेड़िया स्तर 3, पर्याप्त विकास अंक, विकसित किया जा सकता है। स्पिरिट क्रिस्टल ने उसे 3 इवोल्यूशन पॉइंट्स दिए थे, लेकिन माइकल का ध्यान इस पर नहीं था। जैसा कि उसे आशंका थी, अपने मरे हुए प्राणियों को और विकसित करने के लिए उसे केवल और अधिक विकास अंकों की कमी थी। तथापि वन भेड़िया फिलहाल 3 सितारा सामान्य श्रेणी का राक्षस है। इससे ऊपर माइकल की आवाज कांप रही थी। यह एक दुर्लभ श्रेणी का राक्षस बन जाएगा। यह सोचकर उसका शरीर कांप उठा। क्या मेरी प्रतिभा सचमुच इतनी असाधारण हो सकती है? यदि उसके संदेह सही थे, तो माइकल की सत्ता तक पहुंचने का मार्ग किसी भी साधारण जादूगर की तुलना में कहीं अधिक सुगम होगा। नेक्रोमेंसर वर्ग संख्या बल पर निर्भर करता था, लेकिन अधिक शक्तिशाली राक्षस बेहद ताकतवर और मारने में मुश्किल होते थे। इस वजह से अक्सर उच्च स्तर के जादूगरों को भी कुछ चुनिंदा कुलीन मरे हुओं पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि उनकी बाकी सेना कमजोर तोप के चारे जैसे प्राणियों से बनी होती थी। लेकिन इन्फिनिट इवोल्यूशन के साथ माइकल ने एक भयावह भविष्य की कल्पना की, जहां अन्य लोग अपनी जान जोखिम में डालते या अपनी अमर सेनाओं को मजबूत करने के लिए अत्यधिक कीमत चुकाते, वहीं माइकल की प्रतिभा ने उन सभी सीमाओं को पूरी तरह से मिटा दिया। उच्च श्रेणी के राक्षसों की पहचान केवल उनकी ताकत से ही नहीं होती थी, बल्कि उनकी दुर्लभता से भी होती थी। अधिकांश जादूगर यहां तक कि 100वें स्तर पर भी उच्च पद वाले कई मरे हुए प्राणियों को आदेश नहीं देते थे, क्योंकि उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं थी जितनी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन माइकल का क्या? यदि उसकी प्रतिभा वास्तव में अपने नाम अनंत विकास के अनुरूप होती और उसे अपने मरे हुओं को अनंत रूप से विकसित करने की अनुमति देती, तो क्या यह संभव नहीं था कि उसके सभी जीव एक दिन अर्धदेवता के पद तक पहुंच जाएं? राक्षसों के लिए निम्न से उच्च तक 7 ज्ञात श्रेणियां थीं: सामान्य, दुर्लभ, असाधारण, महाकाव्य, पौराणिक, मिथकीय और अर्धदेव। प्रत्येक श्रेणी में 3 लघु श्रेणियां थीं जिन्हें सितारे कहा जाता था, जैसे 1 सितारा सामान्य, 2 सितारा सामान्य, 2 सितारा दुर्लभ इत्यादि। इस विचार मात्र से ही माइकल को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसकी उम्मीदें खतरनाक हद तक बढ़ गईं। लेकिन इसकी पुष्टि करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था निरंतर विकास करना। चलो अनंत विकास, अपनी सीमा दिखाओ। अमर वन भेड़िया लेवल 3, रैंक सामान्य, 5 विकास अंक खर्च करके रेयर में विकसित करें। हाँ, मृत वन भेड़िए का शरीर एक चमकदार धूसर रोशनी से जगमगा रहा था, जो इतनी तीव्र थी कि माइकल को उसे देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। तेज धूप के बावजूद परिवर्तनों को देखने के उनके दृढ़ संकल्प ने उनकी निगाहें विकसित हो रहे प्राणी पर टिकाए रखी। पहले की तरह ही मरे हुए भेड़िए ने दर्द से कराहते हुए चीख मारी। उसकी चीखें शांत वातावरण में गूंज उठी। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंततः माइकल से आधा मीटर ऊपर तक पहुंच गया। लेकिन इस बार बदलाव महज आकार तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक थे। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। चमकती हुई धूसर रोशनी के नीचे माइकल ने देखा कि भेड़िए की धूसर हरे रंग की त्वचा पर काए और लताएं उग रही थीं। उसके पैरों के नीचे से मोटी लताएं फूट पड़ी, मानो उनमें स्वयं का जीवन हो। वह मृत भेड़िया पूरी तरह से एक नए रूप में परिवर्तित हो रहा था। इसकी आभा इतनी शक्तिशाली हो गई कि माइकल को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। दमनकारी ऊर्जा उस पर दबाव डाल रही थी। कुछ मिनटों बाद चकाचौंध कर देने वाली धूसर रोशनी फीकी पड़ गई और परिवर्तन रुक गया। इससे पहले कि माइकल अपने मरे हुए शरीर में हुए दृश्य परिवर्तनों को पूरी तरह से समझ पाता, उसके सामने कई नोटिफिकेशन पैनल पॉपअप हो गए। आपका कॉमन एंडेड फॉरेस्ट वुल्फ अब रेयर एंडेड वर्डेंट वुल्फ में विकसित हो गया है। आपका अमर हरा भेड़िया रैंक 1 लेवल 1 लेवल 11 पर पहुंच गया है। आपके अमर भेड़िए ने पौधे नियंत्रण कौशल प्राप्त कर लिया है। आपको अपने अमर हरे भेड़िए के रैंक उन्नति से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आपकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी चपलता एजिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके संविधान के आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर काफी बढ़ गया है। तुरंत ही माइकल ने अपने शरीर में ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह महसूस किया। तारांकन 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 तारांकन। नए महीने की हार्दिक शुभकामनाएं और क्रिसमस की अग्रिम बधाई। बीस्ट टैमर्स और नेक्रोमेंसर्स जैसी क्लासों के लिए फायदा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट तक ही सीमित नहीं था, जो उन्हें अपनी ताकत के हिस्से के रूप में मिनियंस को कमांड करने की अनुमति देता था। इन कक्षाओं का एक और उल्लेखनीय लाभ यह था कि जैसे जैसे उनके शिष्य मजबूत होते गए, उन्हें मिलने वाली प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय थी। बीस्ट टैमर्स के लिए, हालांकि उनके पास नेक्रोमेंसर्स की तुलना में कम कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट थे, उन्हें हर 5 लेवल पर केवल अतिरिक्त स्लॉट मिलते थे। उनका मुख्य लाभ फीडबैक में निहित था। जैसे जैसे उनके पालतू जानवर मजबूत होते गए, वैसे वैसे पशुपालकों को न केवल रैंक में उन्नति से बल्कि लेवल अप से भी लाभ प्राप्त होने लगा। दूसरी ओर नेक्रोमेंसर्स को अपने मरे हुए प्राणियों के प्रत्येक लेवल अप के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी, बल्कि केवल रैंक उन्नति से ही प्रतिक्रिया मिलती थी। हालांकि उन्होंने अनुबंध स्लॉट की संख्या में काफी वृद्धि करके इसकी भरपाई की। इसका मतलब ये था कि हालांकि प्रत्येक लेवल अप पर कोई फीडबैक नहीं मिलता था, लेकिन कई रैंक एडवांसमेंट से मिलने वाला समग्र फीडबैक अक्सर बीस्ट टैमर्स के फीडबैक से बेहतर होता था।
बेशक संतुलन था। जितना शक्तिशाली वशीकरणकर्ता या जादूगर होता है, उसे अपने अनुयायियों से उतनी ही कमजोर प्रतिक्रिया मिलती है। इसके विपरीत कमजोर प्रशिक्षकों या जादूगरों को अपने बढ़ते अनुयायियों से अधिक स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। हालांकि माइकल ने ये सब विभिन्न फोरम पोस्टों के माध्यम से सीखा था, जो कि सच कहें तो पूरी तरह से बेतरतीब थे, फिर भी वह अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने से महसूस हुई शक्ति के विस्फोट से चकित था। नहीं, उसे इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसके मरे हुए सैनिकों को विकसित करने से उनकी रैंक भी बढ़ गई। वह जानता था कि रैंक 1 से नीचे के दुर्लभ श्रेणी के राक्षसों को ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि वयस्क रूप आमतौर पर रैंक 2 के होते थे और रैंक 1 के जीवों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। फिर भी ये बात कि यह उसके मरे हुए साथियों पर भी लागू होती है, उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर गई। आखिरकार उनकी प्रतिभा किसी भी तरह से पारंपरिक नहीं थी, नस्ल भी बदल गई है। माइकल ने अवलोकन किया। कुछ विचार करने के बाद उन्हें ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगी। रैंक और सितारे सिर्फ किसी प्राणी की सीमा निर्धारित करने के बारे में नहीं थे। एक तरह से वे इसकी मूल पहचान से ही जुड़े हुए थे। अधिकांश वन भेड़िए अधिकतम स्तर 7 तक ही पहुंच पाते हैं, जबकि कुछ दुर्लभ भेड़िए इससे आगे बढ़कर रैंक 1 में प्रवेश कर जाते हैं। इसे भी उनकी नस्ल की चरम सीमा माना जाता था। इससे अधिक कुछ भी करना उनकी प्रजाति की प्राकृतिक क्षमता से अधिक होगा। शायद यही विकास का सच्चा अर्थ है, स्वयं पर लगाई गई सीमाओं से मुक्त होना। माइकल ने अपनी प्रतिभा पर विचार करते हुए मन ही मन सोचा। अब तक उसने जो देखा था उससे यही स्पष्ट था कि उसकी प्रतिभा केवल अपने मरे हुए सैनिकों के स्तर की अधिकतम सीमा को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। यह उससे कहीं अधिक गंभीर प्रतीत हुआ। माइकल ने संक्षेप में इस संभावना पर विचार किया कि उसकी प्रतिभा का प्रभाव केवल उसके मरे हुए साथियों तक ही सीमित न रहकर और भी बहुत कुछ पर पड़ सकता है। लेकिन अपने सीमित ज्ञान के कारण यह विचार केवल एक क्षणिक विचार ही बना रहा, जिसे माइकल अभी पूरी तरह से खोज नहीं सका था। अब फ्यूचर एड्स। माइकल ने अगला बड़ा बदलाव अपने शरीर में महसूस किया। अपने भीतर उमड़ रही नई शक्ति को महसूस करते हुए उसकी आंखें परम आनंद से चमक उठी। स्थिति। नाम माइकल नॉमन। वर्ग नेक्रोमेंसर प्रशिक्षु। स्तर 5। EXP 114/800। शक्ति 4.5। फुर्ती 9.4। संविधान 6.3। बुद्धिमत्ता 10.5। विशेषता अंक 18। कौशल मरे हुए प्राणियों को बुलाना, मरे हुए प्राणियों को पुनर्जीवित करना, पता लगाना, बुनियादी निशाना लगाना। प्रतिभा अनंत विकास। क्लास स्किल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट 1/10। उपहार उत्पत्ति का चिन्ह। चपलता को छोड़कर उसके सभी आंकड़े 2 अंक बढ़ गए, जबकि चपलता 3 अंक बढ़ गई। कुल मिलाकर 9 स्टेट पॉइंट्स का लाभ। यह अविश्वसनीय उछाल पूरी तरह से उसके मरे हुए सैनिकों की रैंक उन्नति से मिली प्रतिक्रिया के कारण था। फिर भी क्या ये बढ़ोतरी कुछ ज्यादा ही नहीं है? माइकल ने तर्क दिया कि उसकी कमजोरी ने संभवतः प्रतिक्रिया को बढ़ा दिया था, लेकिन इसका प्रभाव एक लेवल अप के बराबर होना अत्यधिक लग रहा था। क्या इसका कारण यह है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है? माइकल को संदेह था कि यही मुख्य कारण था। दुर्लभ श्रेणी के जीव एट्रीब्यूट पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बावजूद भी शक्ति में अवेकने के बराबर माने जाते थे। इसके विपरीत सामान्य श्रेणी के राक्षस उनका मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए यह स्वाभाविक था कि एक मजबूत प्राणी से स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। इसके अलावा शायद भेड़िए के स्वभाव के कारण चपलता को सबसे अधिक बढ़ावा मिला। एक बार फिर चपलता एजिलिटी माइकल की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के बराबर पहुंच रही थी। जहां तक न प्राप्त कौशल प्लांट कंट्रोल की बात है, तो यह नस्ल परिवर्तन और रैंक उन्नति की तुलना में कम चौंकाने वाला प्रतीत हुआ, जिससे माइकल के लिए इसे समझना आसान हो गया। हरा भेड़िया लव 11। नाम कोई नहीं। EXP 0/2500। अब फ्यूचर एड्स। रैंक दुर्लभ। कौशल काटना, पौधों पर नियंत्रण नया। मास्टर माइकल नॉमन। यह उसके मरे हुए प्राणियों का सूचना पैनल था, जिस तक माइकल को उसके स्वामी के रूप में सामान्यतः पहुंच प्राप्त थी। हालांकि नई हासिल की गई इस कुशलता ने उसे अन्य आश्चर्यों जितना चौंकाया नहीं, फिर भी माइकल की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। पादप नियंत्रण बुनियादी दक्षता प्रवीणता 0.2%। वर्डेंट वुल्फ प्रजाति की एक नस्लीय क्षमता प्लांट कंट्रोल उन्हें अपने परिवेश में पौधों को नियंत्रित करने और उनकी वृद्धि या गति को प्रभावित करने के लिए माना का उपयोग करने की अनुमति देती है। अपनी वर्तमान निपुणता के स्तर पर इस कौशल की सीमा 10 मीटर थी। एक नस्लीय कौशल, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह कौशल विकास का परिणाम है, लेकिन यह महसूस करने पर कि यह प्रजाति से ही जुड़ा हुआ है, नई संभावनाएं खुल गईं। अगर मैं अपने भंडार में मौजूद अन्य 2 वन भेड़िए के शवों को विकसित करता हूं, तो संभावना है कि उन्हें भी वही कौशल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन और अधिक मरे हुए लोगों को बनाने से पहले माइकल के पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्या हरे भरे भेड़िए को अभी भी विकसित किया जा सकता है? बिना किसी झिझक के उन्होंने ये पता लगाने के लिए अपने प्रतिभाशाली पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिभा अनंत विकास। विकास अंक 1। विकसित होने योग्य। अमर हरा भेड़िया लेवल 11। विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। क्या इसे अभी भी विकसित किया जा सकता है? माइकल के भीतर उत्साह की एक और लहर दौड़ गई। हालांकि कुछ ही देर बाद उनका मूड थोड़ा खराब हो गया। मेरे विकास अंक अभी भी बहुत कम है। फिलहाल माइकल को इवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल करने के केवल 2 ही तरीके पता थे, रोजाना ताजगी पाने और स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित करने से। बाद वाला बहुत महंगा था, जबकि पहले वाला बहुत धीमा था। अनरैंकेड स्पिरिट क्रिस्टल भी इवोल्यूशन पॉइंट्स के मामले में बहुत कम योगदान देते प्रतीत होते हैं। जैसे ही माइकल अपने कम अंकों के बारे में सोच रहा था, उसकी नजर अनजाने में उसके पैनल पर चली गई और वह तुरंत एक ऐसे बदलाव को देखकर चौंक गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
किसी न किसी तरह किसी समय उसकी वह प्रतिभा जो प्रतिदिन केवल एक विकास बिंदु प्रदान करने वाली थी, बदलकर दो हो गई। क्या हुआ? माइकल ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अगर यह उसकी प्रतिभा की क्षमता का पता चलने से पहले की बात होती तो शायद उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा होता, लेकिन अब हालात अलग थे। उनकी प्रतिभा संभवतः मूल देश और अरोरा दोनों में उनकी ताकत का आधार बनने वाली थी, इसलिए इससे संबंधित किसी भी चीज को गंभीरता से लेना आवश्यक था। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ जिसे वह दूर नहीं कर सका। क्या यह मेरे मरे हुए लोगों की वजह से है? सुपर एसोसिएशन फोरम ने प्रतिभाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, जिससे माइकल के पास अक्लों के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर नेट वेबसाइट खोजें। हालांकि ऐसा कुछ था जो वह अपने पहले के संदेह की पुष्टि करने के लिए कर सकता था। और अधिक मरे हुए लोगों का निर्माण करें। उसने रैंक 1 के हरे भरे भेड़िए को भेजा, जिसका नाम उसने लकी रखा था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यह उसका पहला मरे हुए प्राणी था और उसकी प्रतिभा की क्षमता का पता लगाने का कारण भी था, और उसे कमरे की रखवाली करने का निर्देश दिया जबकि उसने जगह बनाई। इसके बाद माइकल अपने मार्क ऑफ ओरिजिन से एक और वन भेड़िए का शव लेकर आया ताकि वह अपने सिद्धांत का परीक्षण कर सके। लकी की प्रगति से मिली प्रतिक्रिया के बदौलत माइकल की समाप्त हो चुकी माना शक्ति आंशिक रूप से पुनःपूर्ति हो गई। जैसे जैसे किसी के आंकड़े बेहतर होते गए, परिवर्तन योगात्मक होने के बजाय गुणात्मक हो गए, जैसे 1 जोड़ 1 का योग 2 के बजाय 3 हो गया। हालांकि बुद्धि में 2 अंकों की वृद्धि से उसकी माना शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई, लेकिन कम से कम इससे वह पहले की तरह हौंफने से बच गया। लकी को पुनर्जीवित करने के अपने अनुभव के साथ माइकल ने दूसरे वन भेड़िए के शव पर अनडेड रिवाइवल का प्रयास करने से पहले एक इष्टतम स्थिति तक पहुंचने के लिए थोड़ी देर आराम किया। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास इसमें भी असफल रहे। लगातार 2 असफलताओं के बाद माइकल ने तुरंत दोबारा कोशिश नहीं की। प्रत्येक शव को केवल 3 बार पुनर्जीवित करने की अनुमति थी और तीसरे प्रयास में विफल होने पर $4000 और एक ऐसे मरे हुए प्राणी का नुकसान होता था जो संभावित रूप से उसे विकास अंक दे सकता था। पहले $4000 का नुकसान भी उसके लिए बहुत दुखदायी होता था, लेकिन अब विकास अंक कहीं अधिक मूल्यवान थे, उसकी नज़र में $40000 से भी अधिक मूल्य के। आराम करने से अगले प्रयास में सफलता की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन चूंकि उसकी ऊर्जा काफी कम हो गई थी, इसलिए आराम करना बुद्धिमानी थी। आराम करते समय माइकल ने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली और विचारशील भाव से अपने आंकड़ों को देखने लगा। शक्ति 4.5, फुर्ती 9.4, संविधान 6.3, बुद्धिमत्ता 10.5, विशेषता अंक 18। पब फ्यूचर एड्स। पहले की स्थिति के विपरीत, जब माइकल के लिए इंटेलिजेंस का आंकड़ा लगभग बेकार था, अब हालात बदल गए थे। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, मरे हुओं को बनाने के लिए आवश्यक शवों की शक्ति भी बढ़ती गई, जिसके लिए अधिक माना की आवश्यकता होने लगी। इसका मतलब यह था कि माइकल को एक सामान्य नेक्रोमेंसर के कांच की तोप जैसे शरीर की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। फिर भी उन्हें निराशा महसूस नहीं हुई। क्या शारीरिक शक्ति कई अर्धदेवता स्तर के मरे हुए सेवकों को आदेश देने से बेहतर थी? बिल्कुल नहीं। एक क्रूर था और दूसरा दबंग। हालांकि माइकल शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होगा। एक दुर्लभ श्रेणी का नेक्रोमेंसर होने के नाते वह अपने मरे हुए साथियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, क्योंकि वे विभिन्न रैंकों में आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि वह विशुद्ध शारीरिक शक्ति वाले वर्गों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से विशुद्ध जादूगरों पर हावी हो सकता था। इन्हीं विचारों के साथ माइकल ने अपने संचित एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर एक नजर डाली। अब लेवल 5 पर पहुंचकर उसने लेवल 2 तक पहुंचने के बाद से इस जगह के स्लाइम्स से निपटने के लिए किसी भी एट्रीब्यूट पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रत्येक स्तर पर 6 विशेषता अंक अर्जित करते हुए 4 अंक उसकी कक्षा से और 2 अंक उसकी जाति से उसने कुल 18 अंक बचाए थे। यह एक काफी बड़ी संख्या थी जो उनके आंकड़ों में तत्काल सुधार लाने में सक्षम थी। अपनी प्रतिभा के बदौलत माइकल अब विशुद्ध नेक्रोमेंसर मार्ग अपनाने के लिए तैयार था। अगर मुझे एक सच्चा जादूगर बनना ही है तो मुझे पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। नेक्रोमेंसर एक प्रकार के जादूगर थे जो बुद्धिमत्ता को अपना प्राथमिक गुण बनाते थे। माइकल को याद था कि किसी प्रमुख आंकड़े में हर 20 अंकों के लिए उस आंकड़े और वर्ग से संबंधित कौशल प्राप्त करने का मौका होता है। उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर फिलहाल 10.5 था। 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ वह इसे 20 पॉइंट्स तक पहुंचा सकता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि 20 इंटेलिजेंस तक पहुंचने पर उसे कोई कौशल हासिल हो जाएगा, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी जादूगर के लिए अधिक माना अमूल्य था और बुद्धिमत्ता से सीखने की गति भी बढ़ती थी, जिससे मंत्रों में महारत हासिल करना आसान हो जाता था। हालांकि बुद्धिमत्ता किसी को अधिक बुद्धिमान या समझदार नहीं बनाती, लेकिन ये जादू टोना जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करती है, जो अकादमी में शामिल होने के बाद अमूल्य साबित होगी। हालांकि अवेकनर अकादमियों में प्रवेश के लिए सख्त आवश्यकताएं थीं, जिनके बारे में माइकल को यकीन नहीं था कि वह प्रवेश कर पाएगा, लेकिन उसे विश्वास था कि उसने फोरम में जो पढ़ा था उसके आधार पर वह कम से कम एक कल्टीवेशन अकादमी में प्रवेश कर सकता है। हालांकि बाद वाला विकल्प उनके जैसे व्यक्ति के लिए आदर्श नहीं था, लेकिन यह एक बैकअप विकल्प था। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे खुफिया विभाग में निवेश करने की तीव्र इच्छा महसूस होने लगी। कुछ देर विचार करने के बाद माइकल ने आखिरकार पहली बार इस आंकड़े पर खुलकर बोलने का फैसला किया। बुद्धिमत्ता, अपनी सीमा साबित करो। पब फ्यूचर एड्स। शक्ति 4.5, फुर्ती 9.4, संविधान 6.3, बुद्धि 20.5, विशेषता अंक 8। बुद्धि के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट आवंटित करने के तुरंत बाद माइकल को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग एकदम साफ हो गया हो, मानो कोई धुंध छट गई हो। हालांकि उनकी इंद्रियां तेज हो गईं, लेकिन ये चपलता अंकों से मिलने वाले संवेदी सुधार जैसा नहीं था।
इस बार उसे कुछ बिल्कुल अलग बात समझ में आने लगी। माना ये सब उसके चारों ओर था, अदृश्य होते हुए भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। इससे पहले इसका संक्षिप्त अनुभव होने के कारण माइकल को इस अनुभूति को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वह इस नई जागरूकता में डूबने ही वाला था, उसके सामने एक सूचना प्रकट हुई। आपकी मानव शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। आपने इंद्रियों को साझा करने का कौशल प्राप्त कर लिया है। इंद्रियों को साझा करना बुनियादी निपुणता, दक्षता 0% अपने साथी जीवों के साथ अपनी इंद्रियों को साझा करें। वर्तमान महारत एक समय में 2 साथी जीवों से जुड़ने की अनुमति देती है। वर्तमान सीमा 100 मीटर है। इस कौशल का उपयोग व्यक्तिगत समझ के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। मेरी किस्मत अच्छी थी, माइकल ने उत्साह से कहा। उसका उत्साह साफ झलक रहा था। हालांकि उसने खुद से कहा था कि अगर वह कोई कौशल जागृत नहीं कर पाता है तो वह परेशान नहीं होगा, लेकिन उसने मन ही मन उम्मीद की थी कि वह ऐसा कर पाए। अब न केवल उनकी इच्छा पूरी हुई, बल्कि यह कौशल अविश्वसनीय रूप से उपयोगी भी साबित हुआ। वर्तमान में मरे हुए लोगों से उसका संबंध अनुबंध स्लॉट के माध्यम से आत्मा के जुड़ाव पर निर्भर था, जो सीमित दायरे के भीतर आदेश और टेलीपैथी की अनुमति देता था। शेयर सेंसेस के साथ उनके विकल्प काफी हद तक बढ़ गए। सबसे पहले माइकल अब अपने मरे हुए सैनिकों को खतरनाक क्षेत्रों की जासूसी करने के लिए भेज सकता था, जबकि वह खुद सुरक्षित दूरी से निगरानी कर सकता था। यह उसके जैसे सतर्क व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ था। जासूसी के अलावा इस कौशल ने उसके मरे हुए सैनिकों का बेहतर उपयोग करने के नए तरीके भी खोल दिए, जिससे माइकल बेहद खुश हुआ। लेकिन वह इस बारे में ज्यादा देर तक सोच नहीं सकता था। अपनी शक्ति पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लेने के बाद और पहले से भी अधिक होने के कारण माइकल ने फैसला किया कि अब एक और पुनर्जीवन का प्रयास करने का समय आ गया है। तारांकन 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 अनडेड रिवाइवल का उपयोग करने के अपने पिछले अनुभवों के कारण माइकल अंततः एक नेक्रोमेंसर के लिए चपलता के महत्व को समझ गया। वह हमेशा इस बात पर आश्चर्य करता था कि जब भी उसका लेवल बढ़ता था तो उसकी फुर्ती में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि क्यों होती थी। पहली नजर में ये जादू और बुद्धिमत्ता पर केंद्रित कक्षा के लिए विरोधाभासी प्रतीत होता था। हालांकि उनके कास्टिंग के अनुभव से इस मामले पर रोशनी पड़ी। अधिक चपलता का अर्थ बेहतर लचीलापन और तेज गति से चलना था। ये दोनों ही चीजें मंत्र उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। एक नेक्रोमेंसर के लिए चपलता का मतलब शारीरिक गति नहीं बल्कि मंत्रोच्चार की गति थी। यदि मंत्र उच्चारण के दौरान किसी की गतिविधियां बहुत धीमी हो तो इससे मंत्र की विफलता या शत्रु के हमलों के प्रति अभेद्यता जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बेशक माइकल को भी ये पसंद आया, क्योंकि चपलता भी नेक्रोमेंसर्स के लिए एक प्राथमिकता वाला गुण था। कम से कम खतरे का जरा सा भी आभास होते ही वह तेजी से भाग सकता था। हालांकि माइकल की बेहतर चपलता ने अनडेड रिवाइवल की सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की, लेकिन इसने उसकी कास्टिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाया, जिसने माइकल को अपना दूसरा अनडेड बनाने में सफलता दिलाने में योगदान दिया हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता है। हालांकि माइकल को इस बात की जिज्ञासा थी कि क्या मरे हुए लोगों के होने से उसके विकास अंक प्राप्त करने की दर प्रभावित होती है, लेकिन उसने इसकी जांच करने के लिए समय नहीं निकाला। केवल एक ही शव शेष रहने पर उसने एक ही बार में एक और मरे हुए प्राणी को बनाने की कोशिश करने का फैसला किया। इस बार किस्मत उसके साथ थी और वह अपने पहले ही प्रयास में तीसरे मरे हुए प्राणी को पुनर्जीवित करने में सफल रहा। अमर वन भेड़िया स्तर 7 रैंक सामान्य। अमर वन भेड़िया लेवल 5 रैंक सामान्य। संगठन से लाए गए 3 शवों में से माइकल सौभाग्यवश प्रत्येक शव से एक अमर प्राणी बनाने में सक्षम रहा। पब फ्यूचर एड्स। अपने मरे हुए सैनिकों की बढ़ती संख्या से खुश होकर माइकल ने उत्सुकतापूर्वक अपनी प्रतिभा का उपयोग करके ये जांचना शुरू कर दिया कि वह प्रतिदिन किस दर से विकास अंक अर्जित कर रहा है। उसे ये देखकर बेहद खुशी हुई कि यह संख्या बढ़कर 4 हो गई थी। तो क्या मरे हुए लोगों को रखने से मुझे वाकई ज्यादा अंक मिलते हैं? इस खोज ने उन्हें उत्साह से भर दिया, लेकिन साथ ही साथ विचारों की एक श्रृंखला को भी जन्म दिया। उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स में बढ़ोतरी होना अच्छी खबर थी, लेकिन यह न जानना थोड़ा निराशाजनक था कि ऐसा क्यों हो रहा है। माइकल ने अनुमान लगाया कि इस घटना का संबंध उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच के अनुबंध या यूं कहें कि आत्मा के बंधन से हो सकता है। प्रतिभाएं माना पर निर्भर नहीं करती थीं, वे आमतौर पर आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करती थीं। फिर भी अन्य प्रतिभाओं के विपरीत जो उपयोग किए जाने पर सक्रिय रूप से आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करती थीं, माइकल को लकी को विकसित करते समय भी कुछ महसूस नहीं हुआ। इसी से उन्हें एक सिद्धांत प्राप्त हुआ। शायद उनकी प्रतिभा सक्रिय प्रकार की नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रकार की थी। आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय रूप से उपभोग करने के बजाय इसने निष्क्रिय रूप से इसे अवशोषित किया, जो तब तक संचित होती रही जब तक कि यह एक सीमा तक नहीं पहुंच गई और एक विकास बिंदु का निर्माण नहीं कर लिया। यदि उसका सिद्धांत सही था तो ये बात समझ में आती है कि अधिक मरे हुए प्राणियों के होने से उसके विकास अंक क्यों बढ़ गए। शायद उसकी प्रतिभा ने उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच के आत्मिक संबंध को अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में माना और उनसे भी ऊर्जा प्राप्त की। आखिरकार अनडेड रिवाइवल द्वारा बनाए गए मरे हुओं की अपनी आत्माएं थीं, जो उनके अस्तित्व को बनाए रखती थीं। हालांकि मरे हुए प्राणी वास्तव में जीवित नहीं थे, लेकिन ये जादुई रूप से बनाई गई कृत्रिम आत्मा उनके जीवन और ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करती थी। माइकल को फिलहाल अपने मरे हुए सैनिकों के ऊर्जा भंडार की चिंता नहीं थी। उसका ध्यान उनकी आत्माओं के बीच संबंध और उसके विकास अंकों में वृद्धि पर केंद्रित था। अगर ऐसा है, माइकल ने निष्कर्ष निकाला, तो योजना सरल है। मुझे और कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट अनलॉक करने और उन्हें एंडेज से भरने के लिए अपना लेवल बढ़ाना होगा। इससे मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स और भी बढ़ जाएंगे। अन्य नेक्रोमेंसरों के विपरीत, जिन्हें अपने अनुबंध स्लॉट भरने के तरीके पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता था क्योंकि अनुबंध रद्द करने से विरोध होता था, माइकल को इस चिंता की आवश्यकता नहीं थी। जहां अन्य लोग अपने मरे हुए लोगों की क्षमता को लेकर चिंतित थे, वहीं यह उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था।
यदि किसी प्राणी की क्षमता बहुत कम हो तो वह उसे विकसित कर सकता है। माइकल के सतर्क स्वभाव के कारण वह सुरक्षा कारणों से वास्तविक दुनिया से आने वाले कमजोर प्राणियों को भी प्राथमिकता देता था। आखिरकार वास्तविक दुनिया में किसी के पास केवल एक ही जीवन होता है। पब फ्यूचर एड्स। कुछ लोग उनकी सावधानी को कायरता मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। अगर वह सचमुच काया होता तो तेजाब के हमले से बुरी तरह घायल होने और असहनीय दर्द सहने के बाद भी उसमें उस तेजाब का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। अधिकांश लोग उसकी स्थिति में हार मान लेते या ऐसे कठिन दौर से गुजरने के लिए उनमें इच्छाशक्ति की कमी होती। ये सच था कि उत्पत्ति की भूमि में रहने से उसे अधिक साहस मिला, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि कई अन्य जागृत व्यक्ति उसकी जगह पर टिक नहीं पाते। अपनी प्रतिभा पर विचार करने के बाद माइकल ने निष्कर्ष निकाला कि चाहे वास्तव में अधिक मरे हुए लोगों से विकास अंक की दर में वृद्धि होती हो या नहीं, ये निस्संदेह उसके लिए अच्छी खबर थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। अगर उसका अनुमान सही था तो अपने शेष 7 अनुबंध स्लॉट भरने से उसे हर 24 घंटे में 11 विकास अंक प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी, जो प्रतिदिन 2-3 सितारा सामान्य मरे हुए जीवों को दुर्लभ श्रेणी में विकसित करने के लिए पर्याप्त है। अपने सभी मरे हुए प्राणियों के लिए अर्धदेवता का दर्जा हासिल करना एक दूर का लक्ष्य था, लेकिन उनके लिए दुर्लभ दर्जा प्राप्त करना काफी हद तक संभव लग रहा था। दुर्लभ श्रेणी के एंडेड भी रैंक 1 से शुरू होंगे, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वे शुरुआत में भी बहुत कमजोर न हो। माइकल जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतनी ही ज्यादा उसे और ज्यादा मरे हुए लोगों की चाहत होने लगी। स्वभाव से सतर्क होने के बावजूद सबसे अधिक जोखिम से बचने वाला व्यक्ति भी अधिक शक्ति के प्रलोभन में आ जाएगा, और माइकल भी इसका अपवाद नहीं था। अधिक शक्ति प्राप्त करने की संभावना के मुकाबले थोड़ा सा जोखिम क्या मायने रखता है। हालांकि पहले जिन आयामी दरारों से वह बचता रहा था, उन्हें खोजने की उसकी बढ़ती उत्सुकता के बावजूद माइकल जानता था कि उत्पत्ति की भूमि में अभी भी कुछ मामलों को निपटाना बाकी है। पहला, एक और मरे हुए प्राणी को विकसित करने से शुरुआत करना। फिलहाल केवल एक ही विकास बिंदु के साथ फिर से शुरुआती बिंदु पर आ जाने के बाद माइकल ने अपने पास बचे 2 स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित करने का फैसला किया। पहले प्रयास से उसे 2 अंक मिले और दूसरे प्रयास से 3 अंक और जुड़ गए। उसके पास पहले से मौजूद एक इवोल्यूशन पॉइंट को मिलाकर अब उसके पास 6 इवोल्यूशन पॉइंट हो गए थे। एक और अंडेड को दुर्लभ श्रेणी में विकसित करने के लिए बस इतना ही काफी है। प्रतिभा अनंत विकास। विकास अंक 6। विकसित होने योग्य। अमर हरा भेड़िया लेवल 11 विकास अंक पर्याप्त है, विकसित नहीं हो सकता। अनडेड फॉरेस्ट वुल्फ लेवल 7 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। अमर वन भेड़िया स्तर 5 पर्याप्त विकास अंक विकसित किया जा सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, लकी को दोबारा विकसित नहीं किया जा सका। माइकल सोच रहा था कि लकी के अगले विकास के लिए कितने विकास अंक एवोल्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। सामान्य रैंक पर विकास के लिए केवल 1 अंक की लागत आती थी, लेकिन अगले रैंक पर आगे बढ़ने के लिए पिछली राशि का 5 गुना आवश्यक था। माइकल को अभी भी अपनी प्रतिभा और उसके विकास बिंदु वितरण के बारे में बहुत कम जानकारी थी। पूरी प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उसे अपने अधीन और अधिक मरे हुए लोगों की आवश्यकता थी। लकी को विकसित करना अब संभव नहीं है, लेकिन ये दोनों अभी भी उपयुक्त हैं। सवाल यह है, क्या मैं दोनों को सामान्य रैंक में उनकी अधिकतम क्षमता तक विकसित करूं या अपने सभी विकास अंक एक पर केंद्रित करके उसे दुर्लभ रैंक में विकसित करूं? यही माइकल की मौजूदा दुविधा थी। यदि वह अपने सभी अंक एक ही मरे हुए प्राणी पर केंद्रित करता है तो दुर्लभ श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे सभी 6 विकास अंक की आवश्यकता होगी, या फिर दोनों को 3 सितारा सामान्य रैंक में विकसित करने पर प्रति एंडेड केवल 2 अंक ही खर्च होंगे। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद माइकल को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मैं इस पर बहस क्यों कर रहा हूँ? एक रैंक एक रेयर रैंक एंडेड एक 3 स्टार कॉमन रैंक एंडेड से कहीं बेहतर है। इसकी कोई तुलना ही नहीं है। माइकल के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरत शक्तिशाली मरे हुओं की थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल भूमि और वास्तविक दुनिया दोनों के लिए उसकी योजनाएं सुचारू रूप से और सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षित रूप से आगे बढ़ें। मूल देश में अपनी स्थिति के कारण माइकल ने पहले ही वास्तविक दुनिया का उपयोग करके अपने अनुबंध के रिक्त स्थानों को भरने और अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन से पहले ही स्तर बढ़ाने का संकल्प ले लिया था। लेकिन अब जब ऐसा हो गया था तो वह और भी अधिक उत्साह से भर गया था। एक रैंक 1 का दुर्लभ राक्षस, जिसकी ताकत अधिकांश जागृत व्यक्तियों के लिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स का भारी उपयोग करने के बाद ही संभव हो पाती थी, अत्यंत शक्तिशाली था। 2 ऐसे मरे हुए लोगों के साथ माइकल को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। वास्तविक दुनिया में मौजूद आयामी दरारों को संवर्धन शक्ति प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। अपने मौजूदा एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ माइकल पहले से ही खुद को एक सर्वगुण संपन्न प्रथम श्रेणी के शूरवीर की ताकत तक पहुंचा सकता है। अगर उसने पहले ही बुद्धि में निवेश नहीं किया होता तो शायद वह द्वितीय श्रेणी के एक शीर्ष साधक के बराबर न हो पाता, लेकिन फिर भी वह द्वितीय श्रेणी के एक नए शूरवीर से अधिक शक्तिशाली होता। अगर माइकल इतना सक्षम था तो रैंक 1 के दुर्लभ रैंक वाले एंडेड के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये शीर्ष रैंक 2 के कल्टीवेटरों से बिना किसी खास कठिनाई के मुकाबला कर सकता है। वुडस्टोन सिटी में सबसे अधिक रेटिंग वाली आयामी दरार केवल स्तर 2 तक ही पहुंची। 2 प्रथम श्रेणी के दुर्लभ मरे हुए प्राणियों के साथ माइकल ऐसी दरार पर आसानी से हावी हो सकता था। हालांकि उनका इरादा तुरंत लेवल 2 क्रैक में हाथ आजमाने का नहीं था। माइकल की रणनीति सरल थी, निरंतर विकास करें। वह कमजोर राक्षसों से शुरुआत करता, उन्हें मरे हुओं में बदल देता और उनसे प्राप्त विकास बिंदुओं का उपयोग अपनी सेना को मजबूत करने के लिए करता। इस चक्र के साथ माइकल ने खुद को रैंक 1 के दुर्लभ श्रेणी के मरे हुए राक्षसों की एक सेना बनाने की कल्पना की, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उसका भविष्य का विकास स्थिर और अजेय दोनों हो। हालांकि माइकल स्वभाव से सतर्क था, लेकिन अब उसके पास मौजूद शक्ति उसे और भी साहसी बनाने के लिए पर्याप्त थी।
बेशक यह नया आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर था कि क्या उसके पास इसे कायम रखने की ताकत है या नहीं। माइकल को नहीं लगता था कि केवल एक रैंक एक एंडेड उसकी हिम्मत को बरकरार रख सकता है। 2 तो मुश्किल से ही काफी थे। फिलहाल मरे हुओं में से एक को विकसित होने के लिए बाद तक इंतजार करना होगा। हालांकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। माइकल ने जल्द ही एक आयामी दरार का दौरा करने की योजना बनाई थी, हालांकि उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह कौन सी दरार होगी। अपने अधीन अधिक मरे हुए प्राणियों के साथ वन भेड़िया विकसित होने में सक्षम होगा और यह बात उसके बाद आने वाले सभी मरे हुए प्राणियों पर लागू होगी। निर्णय लेने के बाद माइकल ने अपने सामने मौजूद लेवल 7 के मरे हुए वनभेड़िए को घूर कर देखा। यह आखिरी मरे हुए प्राणी था जिसे उसने पुनर्जीवित किया था, इसलिए फिलहाल कमरे में उसके साथ केवल वही एक प्राणी था। दूसरा मरे हुए व्यक्ति लकी के साथ बाहर पहरा दे रहा था। क्योंकि विकसित होना किसी कौशल को आजमाने जैसा नहीं था, इसलिए माइकल तुरंत काम पर लग गया। सबसे पहले उसने एक विकास बिंदु खर्च करके मरे हुए वनभेड़िए को 3 सितारा सामान्य श्रेणी के मरे हुए प्राणी में विकसित किया। परिवर्तन के कुछ सेकंड बाद प्रतीक्षा करने के बाद उसने तुरंत अंतिम 5 अंक खर्च करके 3 सितारा सामान्य रैंक वाले वनभेड़िए को रैंक 1 दुर्लभ रैंक वाले मरे हुए प्राणी में विकसित कर दिया। लकी की तरह इसके शरीर में भी बदलाव आया। इसके भूरे हरे शरीर पर काय और लताएं उगाई थीं। 1 सितारा दुर्लभ रैंक स्तर 1 वर्डेंट वुल्फ के रूप में रैंक 1 पर पहुंचने के साथ ही इसकी आभा और भी मजबूत हो गई, जिससे माइकल बहुत खुश हुआ। हालांकि ये लकी से आधे सिर जितना छोटा था, जिससे माइकल को यह एहसास हुआ कि एक ही रैंक के भीतर भी अंतर होते हैं। कुछ सेकंड बाद माइकल को जिस प्रतिक्रिया का इंतजार था वह आ गई। उसके एंडेड रैंक में वृद्धि से मिल रही प्रतिक्रिया। आपका कॉमन एंडेड फॉरेस्ट वुल्फ अब रेयर एंडेड वर्डेंट वुल्फ में विकसित हो गया है। आपका अमर हरा भेड़िया रैंक 1 लेवल 11 पर पहुंच गया है। आपके अमर भेड़िए ने पौधे नियंत्रण कौशल प्राप्त कर लिया है। आपको अपने अमर हरे भेड़िए के रैंक उन्नति से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। आपकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी चपलता एजिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपके संविधान के आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर काफी बढ़ गया है। एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद परिचित सूचना को अनदेखा करते हुए माइकल ने अपने स्टेट पैनल के माध्यम से अपनी शक्ति में हुई वृद्धि का निरीक्षण करने के लिए रुख किया। स्थिति शक्ति 6.1.6 कैरेट। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelle.net वेबसाइट खोजें। फुर्ती 11.1.1.7 कैरेट। संविधान 7.7 कैरेट। बुद्धि 22.31.8 कैरेट। विशेषता अंक 8। माइकल के आंकड़ों को उसके मरे हुए साथियों की उन्नति से एक और महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। हालांकि ये लकी द्वारा उसे दी गई राशि से थोड़ा कम था। माइकल सोच रहा था कि क्या यह उसके अपने शरीर के अब अधिक मजबूत होने के कारण था, या फिर इस मरे हुए प्राणी की व्यक्तिगत प्रतिभा लकी की तुलना में कमजोर थी। ये दोनों ही कारण हो सकते थे। माइकल को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी बुद्धिमत्ता में अभी भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब उनकी सबसे मजबूत खूबी उनकी बुद्धिमत्ता थी, इसलिए अगर इसमें वृद्धि नहीं होती तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन वास्तव में इसमें लगभग 2 अंकों की वृद्धि हुई, बिल्कुल लकी की तरह। ऐसा प्रतीत होता था कि सभी वर्डेंट वुल्फ्स में जादू की स्वाभाविक प्रतिभा थी। दुर्लभ श्रेणी के राक्षस सचमुच अद्भुत थे। माइकल ने पैनल को बर्खास्त कर दिया और अपने रूपांतरित मरे हुए प्राणी को देखने के लिए मुड़ा, जो अब एक भयावह आभा बिखेर रहा था। चूंकि तुम मेरे दूसरे विकसित हुए मरे हुए प्राणी हो, इसलिए मैं तुम्हें भी एक नाम दूंगा, उसने कहा। चलिए, हम आपको राजकुमार कहेंगे। भले ही आप मेरी टीम में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन अब आप एक शाही व्यक्ति हैं, एक असीम रूप से विकसित होने योग्य प्राणी। माइकल को उसकी बातों पर थोड़ी सी झिझक हुई, लेकिन उसे उनमें कोई गलती नहीं दिखी। उनकी प्रतिभा के कारण उनके सभी मरे हुए प्राणी वास्तव में विशेष थे। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उन्हें अपने मरे हुए प्राणियों का नामकरण करने में भी कुछ गलत नहीं लगा। एक मरे हुए प्राणी की शक्ति जितनी बढ़ती जाती थी, उसकी चेतना उतनी ही विकसित होती जाती थी। हालांकि इसकी सीमा उसकी जन्मजात प्रतिभा या जादूगर के प्रयासों पर निर्भर करती थी। अपनी प्रतिभा के बदौलत माइकल को पूरा यकीन था कि उसके द्वारा बनाए गए मरे हुए प्राणी अंततः सामान्य सीमाओं को पार कर जाएंगे और देर सवेर पूरी तरह से होश में आ जाएंगे। दरअसल इसमें शायद ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मरे हुए लोग साधारण नहीं होने वाले थे। प्रिंस, जो अभी नया नया बना हुआ एक एंडेड था, ने अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखाए थे, लेकिन लकी पहले से ही जागरूकता के शुरुआती संकेत प्रदर्शित कर रहा था। माइकल ने हरे भरे भेड़िए को दीवार से काय चबाते हुए पकड़ा था, लेकिन उसने उसे थूक दिया और स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर अपना सिर झुका लिया। संभवतः उसे किसी चीज का स्वाद नहीं आता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि भेड़िया किसी पौधे से संबंधित चीज को क्यों खाएगा, शायद यह उसकी पिछली चेतना से उत्पन्न एक अंतर्निहित आदत थी। लकी अन्य सभी मरे हुए प्राणियों की तरह रूपांतरण के बावजूद अपने पूर्व स्वरूप के धुंधले निशान बरकरार रखेगा। हालांकि उसकी यादें और व्यक्तित्व मिट गए थे, फिर भी कुछ सहज प्रवृत्तियां और आदतें बनी रह सकती थीं। या शायद लकी जन्म से ही मूर्ख हो। माइकल को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। फिर शायद इसका संबंध हरे भरे भेड़ियों के स्वभाव से ही था। शायद हरे भरे भेड़िए सर्वाहारी थे। किसी भी तरह से इस व्यवहार ने इस बात की पुष्टि की कि लकी की चेतना जागृत होने लगी थी, और यह माइकल की अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। यदि यह उसके पद के कारण था, तो उसके सभी मरे हुए प्राणी अंततः सचेत हो जाएंगे, जिससे उनका नामकरण अधिक सार्थक हो जाएगा। हालांकि माइकल जानता था कि हर मरे हुए प्राणी का नाम रखना व्यवहारिक नहीं था। 10वें स्तर तक उसके पास कम से कम 20 मरे हुए प्राणी होंगे, और 100वें स्तर तक संभवतः 200 या उससे अधिक। उन्हें नाम याद रखने में दिक्कत होती थी, और अगर वे उन सभी का नाम रखने की कोशिश करते तो शायद वे संख्या गिनने का सहारा लेते। तो माइकल ने फैसला किया,
प्रत्येक जाति के केवल पहले 2 मरे हुओं को ही नाम दिए जाएंगे। बाकी सभी अपवाद होंगे और उन्हें तभी नाम दिया जाएगा जब वे किसी तरह से विशेष हों। बेशक उसके मरे हुए लोगों की पहचान किसी न किसी तरह से करनी ही थी, लेकिन वह समस्या किसी और समय के लिए थी। फिलहाल के लिए यहाँ का काम खत्म होने के बाद मुझे वुडस्टोन सिटी में मौजूद आयामी दरारों तक पहुंचने का तरीका ढूंढना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने जन्मभूमि को छोड़ने की उनकी तीव्र इच्छा के बावजूद अभी भी एक काम बाकी था, अपनी दूसरी श्रेणी की क्षमता अनडेड समनिंग का उपयोग करते हुए। जब तक माइकल अपने मार्क ऑफ ओरिजिन के तंग स्थान में अपने मरे हुए साथियों को हर जगह ले जाना नहीं चाहता था, तब तक अनडेड समनिंग आवश्यक था। ये कौशल अनडेड रिवाइवल के समान कार्य करता था, जिसकी सफलता दर मास्टरी स्तर से जुड़ी थी, लेकिन इसमें प्रयास की कोई सीमा नहीं थी। हालांकि इसमें कहीं अधिक मानव ऊर्जा की खपत होती थी। कौशल में सफलता मिलने के बाद ही लागत कम हुई। वर्तमान में एक मध्यवर्ती दक्षता स्तर पर माइकल की सफलता दर 50% थी। लेकिन सफलता का सही अर्थ क्या था? Undead summoning allowed Michael to summon contracted undead anywhere and dismiss them at will. This required forming a contract between the undead and a subspace known as the Netherworld, the home of the dead. By channeling his mana, Michael attempted to take his undead to the Netherworld, enabling them to inhabit it when not summoned. The Netherworld was an excellent environment for undead, but it came with an annoying drawback: its resistance. Every failed attempt to send an undead to the Netherworld increased the retry cost by 50%. This compounding penalty reflected the Netherworld's growing rejection of non-native creatures. The situation was even worse for stronger undead, as they required more mana to be contracted initially, and exponentially more if retries were necessary. This was why the Necromancer class relied heavily on intelligence. Mana was truly their lifeline. Currently, Michael still has an abundant mana pool, bolstered by his recent stat increases. Without delay, he activated Undead Summoning, and began the process. Prince stood before him, ready to be the first test subject for Undead Summoning. The casting process felt similar to Undead Revival, but with a crucial difference: 2 additional magic circles formed during the spell. Instead of shrinking and merging into the undead's body as with revival, these circles expanded outward, pulling more mana from Michael as they enveloped Prince. They emitted a greenish-black light as they slid beneath him, causing Prince's body to glow faintly. Michael's mana rapidly drained. Unfortunately, despite consuming 15% of his total mana, the spell failed. A frown appeared on Michael's face. The mana consumption is a bit too much. The implications dawned on him quickly. At rank 1, Prince's strength likely demanded significantly more mana to form the contract with the Netherworld. If 15% of his mana failed on the first attempt, the second attempt would cost roughly 22%, and subsequent retries would only worsen the situation. This is too much. Michael's expression further darkened. In his rush to evolve his undead, he had overlooked a crucial detail. The stronger an undead was, the higher the initial mana cost to contract it with the Netherworld. As the November ALF-IR.net website on Google to access chapters of novels early and in the highest quality. He didn't know this initially, but he should have thought of it after evolving Lucky. By evolving Prince to Red Raid before attempting the summoning ritual, Michael had unintentionally made the process much harder for himself. If he'd prioritized sending his undead into the Netherworld while they were still common grade, it would have been far more efficient. Now, his undead's strength and extension of his strength had temporarily become a frustrating obstacle. I'll have to be more careful about how I evolve my undead in the future, Michael muttered. This realization brought another insight. शायद शक्तिशाली जादूगरों द्वारा अपने अनुबंध के रिक्त स्थानों को हमेशा न भरने का कारण केवल यह नहीं था कि वे बेहतर क्षमता वाले मरे हुए लोगों की तलाश में थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें पर्याप्त क्षमता वाले कमजोर लोग नहीं मिल पाए। बेशक एक जादूगर अमर आत्माओं को बुलाने की प्रथा को त्याग सकता है और शक्तिशाली अमर आत्माओं को वास्तविक दुनिया में घूमने दे सकता है, लेकिन माइकल को संदेह था कि अधिकांश स्थितियों में यह व्यावहारिक होगा। उसके मरे हुए लोगों को रखने के लिए पाताल लोक कहीं अधिक कुशल समाधान प्रदान करता था। मैंने इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं था, उसने झुंझलाहट भरे लहजे में स्वीकार किया। सौभाग्य से उसके वर्तमान मरे हुए लोग इतने बड़े नहीं थे कि वे उसके मार्क ऑफ ओरिजिन स्टोरेज स्पेस में समा न सके। हालांकि उस भंडारण स्थान में जीवित प्राणियों को रखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन तकनीकी रूप से मरे हुए लोग जीवित नहीं थे, इसलिए यह एक अस्थायी समाधान था। हालांकि यह कोई स्थायी समाधान नहीं था। फिलहाल माइकल ने उस समस्या को अपने भविष्य के लिए छोड़ देने का फैसला किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माइकल ने प्रिंस को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और लकी को वापस अंदर बुला लिया। इन दोनों में से लकी पर दांव लगाना अनडेड समनिंग की सफलता के लिए अधिक मजबूत विकल्प प्रतीत होता था। माइकल ने लकी पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने सभी संचित गुण अंत बुद्धिमत्ता पर खर्च किए, जिससे यह आंकड़ा 30 तक पहुंच गया। लकी, तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए सचमुच भाग्य लेकर आए, माइकल ने घबराते हुए बुदबुदाया। समय बर्बाद किए बिना उसने लकी पर अनडेड समनिंग मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। फिलहाल वह अपने भंडारण स्थान का उपयोग करके अपने मरे हुए लोगों को वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन अगर वे मजबूत होने के साथ साथ बड़े भी हो जाए तो क्या होगा? या फिर जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, जिस तरह से हालात दिख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी कुल शक्ति दोनों दुनियाओं में विभाजित हो जाएगी, जिससे जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, वह काफी कमजोर होता जाएगा। ऐसा लगता है कि फिलहाल मुझे लेवल 5 से कमजोर राक्षसों की जरूरत है अगर मैं उस घिनौनी नीदरवर्ल्ड प्रणाली और उस अनडेड समनिंग कौशल के धोखे से खुद को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहता हूं, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। दुर्भाग्यवश कमजोर राक्षसों से भी सफलता की गारंटी नहीं मिलती थी।
एक बार फिर भविष्य की चिंताएं और भी बढ़ गईं। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि माइकल अपने अनुबंध के रिक्त पदों को भरने और अपने मरे हुए सैनिकों को विकसित करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन इसमें कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सबसे बुरी स्थिति में वह अपने अधिकांश मरे हुए सैनिकों को उत्पत्ति की भूमि में ही रखेगा और उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें वह अपनी इच्छा अनुसार बुला और हटा सकता है। ये चुनिंदा मरे हुए प्राणी उसके मुख्य प्राणी बन जाएंगे और वह उनके विकास और उन्नति को प्राथमिकता देगा। साथ ही उसे यह विश्वास नहीं था कि अन्य नेक्रोमेंसरों ने पाताल लोक और अमर आत्माओं को बुलाने की घृणित प्रकृति के बारे में नहीं सोचा होगा, और इस बारे में कुछ न सोचना भी ठीक नहीं होगा। लेखक का नोट: मुझे पता चला है कि कहानी की गति कुछ लोगों को धीमी लग सकती है, यहाँ तक कि धीमी गति वाले उपन्यास के हिसाब से भी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह आम बात है या मुझे कहानी की गति थोड़ी तेज करने की जरूरत है। खैर, हमारा माइकल जल्द ही राक्षसों के साथ रोमांचक सफर पर निकलने वाला है। हाँ। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नवंबर LF नेट वेबसाइट खोजें। अगर कहानी थोड़ी धीमी लगे तो माफ कीजिएगा। मुझे अपने उपन्यासों की नींव मजबूती से रखने की आदत सी हो गई है। मैं थोड़ा पुराना लेखक हूँ। हाँ। लेकिन फायदा यह है कि एक बार आधार तैयार हो जाए तो कहानी आगे बढ़ती रहती है। मुझे अपनी योजना बनाने की कला पर गर्व है, इसलिए निश्चिंत रहिए, हर चीज का एक मकसद है। इस तरह के कई उपन्यास जल्दबाजी में किए गए पावर अप्स के कारण अपनी मौलिकता खो देते हैं और मैं इससे बचना चाहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे नायक को पावर अप्स के मौके नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और कई बार और जल्द ही। लेकिन उसे इसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं उसे सिर्फ इसलिए अतिशक्तिशाली नहीं बना रहा हूं क्योंकि वह मुख्य किरदार है। वह अतिशक्तिशाली इसलिए होगा क्योंकि वह इस भूमिका के लिए योग्य है। धीमी गति को सहन करने के लिए धन्यवाद, और पढ़ने के लिए भी धन्यवाद। 2 और अध्याय जल्द ही आने वाले हैं। अध्याय 44 के बाद कहानी की गति काफी तेज हो जाती है। इसे पढ़ चुके पाठक इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अब कोई अधूरी जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि पूरी कहानी ही बताई जाती है, क्योंकि फिलहाल जो कुछ भी बताना जरूरी था वह पहले ही बताया जा चुका है। तारांकन 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 तारांकन। माइकल अपने सामने खड़े लकी को घूर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें थोड़ी सी नाराजगी भी झलक रही थी। बोलने से पहले उन्होंने अपनी तेज सांसों को स्थिर किया। लकी, हमें जल्द ही तुम्हारा नाम बदलना पड़ सकता है। तुम धोखेबाज हो, दोस्त। बुद्धि में 30 अंक होने के कारण, जो एक औसत इंसान से 30 गुना अधिक है, माइकल ने कहीं बेहतर परिणामों की उम्मीद की थी। फिर भी लकी को बड़ी मुश्किल से पाताल लोक भेजने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़ी थी। उसके सामने जो लकी था वह वही था जिसे उसने कुछ आराम के बाद अभी अभी वापस बुलाया था। माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि अनडिड समनिंग के प्रभाव वाकई प्रभावशाली थे। एक बार अनुबंध तय हो जाने के बाद वह अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी संख्या में मरे हुए प्राणियों को तुरंत बुला सकता था। हालांकि उस कौशल को सक्रिय करने की लागत उस पर भारी पड़ रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। बुद्धि में 30 अंक की वृद्धि एक साधारण रैखिक वृद्धि नहीं थी। गुणात्मक परिवर्तन बहुत बड़ा था। फिर भी लकी को पाताल लोक भेजने में 2 से अधिक प्रयास लगे, जिससे उसके मानव भंडार समाप्त हो गए। ये सुनने में छोटा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। लकी वास्तव में राजकुमार से अधिक शक्तिशाली था। उसे अधोलोक भेजने के पहले प्रयास में माइकल के कुल मानव भंडार का 20% हिस्सा खर्च हो गया, यह मानते हुए कि वह भंडार पूरा भरा हुआ था। अगले प्रयास में 30% ऊर्जा खर्च हुई और उसके बाद वाले प्रयास में चौंका देने वाली 45% ऊर्जा खर्च हुई। यह प्रिंस के साथ किए गए उनके पहले प्रयास में खर्च हुई 15% ऊर्जा के अतिरिक्त थी। अगर माइकल ने लगभग 1 घंटे तक आराम नहीं किया होता, जो कि अत्यधिक थकावट के कारण मजबूरी में ली गई नींद थी, तो उसके पास अंतिम प्रयास करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। माइकल ने सचमुच पूरी जान लगा दी थी। कुछ त्वरित गणनाओं के माध्यम से माइकल को एहसास हुआ कि आदर्श परिस्थितियों में उसकी वर्तमान माना शक्ति उसे लगभग 20 मरे हुओं को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते वह हर बार पहले प्रयास में सफल हो जाए। हालांकि अनडेड समनिंग का बार बार प्रयोग करना अनडेड रिवाइवल की तुलना में कहीं अधिक थका देने वाला था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मैना की खपत होती थी। फिर भी इस कौशल के फायदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी मौजूदा भंडारण क्षमता के साथ माइकल मुश्किल से लकी के आकार के 4 मरे हुए प्राणियों को ही रख सकता था, जबकि बाकी को उत्पत्ति की भूमि में ही रहना पड़ता। इस सीमा ने वास्तविक दुनिया में उसकी युद्ध क्षमता को काफी कमजोर कर दिया था। काश अनडेड समनिंग इतना बड़ा धोखा न होता। अपने मरे हुओं को पाताल लोक से जोड़कर माइकल सैद्धांतिक रूप से उन सभी को एक साथ मूल भूमि और अरोरा दोनों में बुला सकता था, यदि उसके पास मौजूद माना ऊर्जा इसकी अनुमति देती। हालांकि माइकल असंतुष्ट था, फिर भी वह इस बात से खुश था कि अंततः उसे सफलता मिल गई। जब तक उसके मरे हुए प्राणी अपनी इच्छा से पाताल लोक में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे, तब तक स्थिति नहीं बदलती, भले ही वह उनका विकास जारी रखता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाताल लोक के साथ अनुबंध मरे हुए प्राणियों की आत्माओं से जुड़ा था, न कि उनकी जाति या भौतिक शरीर से। शायद विकास ने उनकी आत्माओं को भी मजबूत किया हो, लेकिन बुनियाद वही रही, और यही बात वास्तव में मायने रखती थी। अगर माइकल अपनी सेना के बंटे होने पर भी पाताल लोक से कम 10 राक्षसों को बुलाकर भगा सकता, तो यह कोई बुरी स्थिति नहीं होती। वे 10 मरे हुए प्राणी जो पाताल लोक में विचरण करने में सक्षम थे, उनके विकास के प्रयासों का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। अगर सिर्फ 10 ही हो तो भी 10 दुर्लभ श्रेणी के मरे हुए लोगों की सेना बेहद शक्तिशाली होगी, है ना? और अगर दुर्लभ रैंक ही काफी नहीं था, तो फिर 10 असाधारण रैंक वाले मरे हुए लोगों के बारे में क्या ख्याल है? अगर वह भी विफल हो जाए तो 10 महाकाव्य श्रेणी के मरे हुए लोगों का क्या होगा? पब फ्यूचर एड्स।
पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि वह अपने बाकी मरे हुओं पर अनृत समनिंग का प्रयोग नहीं करेगा। अगर वह अपने समूह को 10 से अधिक तक बढ़ाने में कामयाब हो जाता है तो और भी अच्छा होगा। अगर वह ऐसा नहीं भी कर पाता तो भी उसके पास ऑरोरा में अपनी सेना से अलग किए गए मरे हुए लोग होते जिन्हें वह अपने बैकअप के रूप में विकसित कर सकता था। मुझे बाद में फोरम चेक करने होंगे कि क्या इस बारे में कुछ उपयोगी जानकारी मिलती है, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। वो कुछ देर रुका, गहरी सोच में डूबा हुआ था। लगता है मुझे नामकरण प्रणाली में भी बदलाव करना पड़ेगा। केवल विशेष मरे हुओं को ही नाम दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें अलग पहचाना जा सके, और उनमें से उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी पहुंच पाताल लोक तक है। जब उसने लकी को वापस पाताल लोक में भेज दिया तो उसके मन में कई योजनाएं बनने लगी। उसने राजकुमार को अपने भंडारण स्थान में रख दिया, जबकि अपने अंतिम अविकसित मरे हुए प्राणी को उसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया। एक और ऊर्जा पूरक का सेवन करने के बाद माइकल ने अपनी चेतना को उत्पत्ति की भूमि से अलग कर दिया। मैं वापस आ गया हूँ। माइकल अपने बिस्तर की नर्म गोद में धंस गया, माना कि थकावट से उत्पन्न सिरदर्द धीरे धीरे कम होता गया, मानो पिघल रहा हो। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, माइकल ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा। लेकिन उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास नहीं था कि वे कितने थके हुए थे। हालांकि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था, लेकिन उसकी क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद भी मानसिक थकावट को उतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। जब से उसने दोपहर में उत्पत्ति की भूमि में प्रवेश किया था, तब से वह एक काम से दूसरे काम की ओर लगातार आगे बढ़ रहा था। ऑरोरा लौटने के बाद भी उसे सांस लेने का भी मुश्किल से समय मिला और वह लाशें खरीदने के लिए एसोसिएशन की ओर चल पड़ा और मरे हुओं को पुनर्जीवित करने के लिए उत्पत्ति की भूमि पर लौट गया। इस दौरान उन्होंने कई कठिन कार्य किए थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे थकावट से ग्रस्त हो गए थे। माइकल इतना थका हुआ था कि आंखें बंद करने के 1 मिनट के भीतर ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर में कमरे में हल्की खर्राटे की आवाज गूंजने लगी। आज माइकल के अवेक न बनने के बाद दूसरा दिन था। हालांकि यह वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। जहां भी वह देखता, बाधाएं खड़ी होती नजर आती थी, लेकिन भीतर ही भीतर माइकल को खुशी का एहसास हुआ। चाहे वह पृथ्वी पर उनका पिछला जीवन हो या इस शरीर का मूल स्वामी होने का अनुभव, दोनों जन्मों में यह पहली बार था जब माइकल ने वास्तव में जीवित होने का एहसास किया। और यह सब उनकी जागृति की बदौलत ही संभव हुआ। वह सचमुच भाग्यशाली था। माइकल के पेट से निकली एक तेज गड़गड़ाहट ने उसे जगा दिया। उफ, वह कराहते हुए बोला और धीरे धीरे उठते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया, दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए। कितना समय हो गया है? इतनी रोशनी क्यों है? माइकल ने असमंजस में कुछ बुदबुदाया, तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं ज्यादा सो लिया। उसने कमरे में चारों ओर नजर डाली और देखा कि पर्दे हटा दिए गए थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। जिन बत्तियों को वह हमेशा जलाकर छोड़ देता था वे अब बंद थीं। किसी ने उसे कंबल से भी ढक दिया था। ये या तो आंटी मिया या लिली ही हो सकती थी। कमरे का जायजा लेने और कल की घटनाओं को याद करने के बाद माइकल ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि वह सो गया था। जो कुछ भी उसने झेला था उसके बाद ये स्वाभाविक ही था। सौभाग्य से तनावग्रस्त नींद सोने के बावजूद माइकल पूरी तरह तरोताजा होकर उठा। जाहिर है उसके मजबूत शरीर ने इतनी जल्दी ठीक होने में अहम भूमिका निभाई। बिस्तर पर अंगड़ाई लेने के बाद माइकल उठा और समय देखने के लिए अपनी डेस्क से अपना फोन उठाया। जब उसने देखा कि फोन प्लग में लगा हुआ है तो उसे लगा कि उसके सोते समय कोई कमरे में आया था। सुबह 9:32 बजे। माइकल हैरान रह गया। हालांकि सूरज की रोशनी से लग रहा था कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन माइकल को इतनी देर होने की उम्मीद नहीं थी। माइकल ने पिछले दिन के अपने कदमों के निशान पर वापस लौटकर अपना सफर तय किया। उत्पत्ति भूमि से लौटने के बाद वह राक्षसों के शव खरीदने के लिए एसोसिएशन गया। जब तक वह घर पहुंचा शाम के 5 या 6 बज चुके थे। उसे याद आया कि शाम ढलने लगी थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात लिली से हुई थी। उत्पत्ति देश में, जो अरोरा के समय क्षेत्र से 3 से 4 घंटे पीछे था, जब वह वापस लौटा तो शाम हो चुकी थी। अपने मरे हुए साथियों को पुनर्जीवित करने से लेकर उन्हें परलोक भेजने की कोशिश करने तक माइकल ने अनुमान लगाया कि लगभग 2 घंटे और बीत चुके थे। मैं शायद रात 9 बजे तक अरोरा से लौट आया था, तो क्या मैं 12 घंटे सोया था? वह काफी लंबा समय था, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं हुई थी। और भी बढ़िया, माइकल ने निष्कर्ष निकाला। चूंकि मैं डायमेंशनल क्रैक्स देखने की योजना बना रहा था, इसलिए मैं जल्दी जा सकता हूं और फिर भी उचित समय पर वापस आ सकता हूं। माइकल के दिमाग में पहले से ही योजनाएं बन रही थीं। पब फ्यूचर एड्स। लेकिन माइकल के विचारों में उसके पेट की जोरदार गड़गड़ाहट ने बाधा डाली, जिससे उसे याद आया कि उसने खाना नहीं खाया था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि मैंने कल कुछ नहीं खाया था, है ना? माइकल स्तब्ध रह गया। क्या वह जागृति लाने में इतना मशगूल हो गया था कि वह खाने जैसी बुनियादी चीज को ही भूल गया? शायद इसका कारण ये था कि उसका मजबूत शरीर लंबे समय तक भूख सहन कर सकता था, या शायद ये पोषक तत्व थे जो उसने अपने दूसरे शरीर के साथ उत्पत्ति की भूमि में ग्रहण किए थे, जिसके कारण उसे अवचेतन रूप से विश्वास हो गया था कि उसने भोजन कर लिया है। यह असंभव नहीं था। आखिरकार जब भी वह उत्पत्ति की भूमि और अरोरा के बीच आता जाता था तो केवल उसका शरीर ही बदलता था, उसकी चेतना नहीं। ये गंभीर मामला है। अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो मुझे पहचान का संकट हो सकता है। इससे पहले कि माइकल अपने विचारों में और अधिक डूब पाता, उसके दरवाजे पर दस्तक ने उसे बाधित कर दिया। भाई माइकल, एक कोमल आवाज ने पुकारा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण माइकल ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। वह उसकी चचेरी बहन लिली थी। दरअसल उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले से ही अपने दरवाजे के बाहर हल्की फुल्की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन अवचेतन रूप से उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे इतनी शोरगुल वाली या ध्यान खींचने वाली नहीं थी कि उनका ध्यान उन पर जाए। अंदर आ जाओ, माइकल ने शांत भाव से उत्तर दिया। दरवाजा खुला और लिली अंदर चली गई।
आप जाग गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर ठीक से अभिवादन करते हुए बोली, सुप्रभात भाई माइकल। आपको भी सुप्रभात लिली, माइकल ने जवाब दिया। फिर समय याद करके उसने उलझन में पूछा, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो? उसे आश्चर्य हुआ जब लिली हंस पड़ी, जिससे वह और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गया। संदेह होने पर माइकल ने तारीख देखने के लिए अपना फोन अनलॉक किया। ओह, वीकेंड आ गया है, उसने पलके झपकाते हुए बुदबुदाया। परसों गुरुवार था उसका जागने का दिन और कल शुक्रवार था। हालांकि अवेक न बनने के बाद से माइकल की समय की समझ विकृत हो गई थी। उसका मन हमेशा व्यस्त रहता था, इसलिए उसे हर दिन एक जैसा लगता था। स्कूल की चिंता न कर पाने की वजह से स्थिति और भी बदतर हो गई। हाँ, सप्ताहांत है भाई माइकल, लिली ने अभी भी हंसते हुए कहा, फिर मुद्दे पर आए। मम्मी ने मुझे कहा था कि देख लूं कि तुम जाग रहे हो या नहीं। वो किराने का सामान खरीदने मॉल जा रही है और जानना चाहती थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। वो अभी थोड़ी देर पहले पास की दुकान से कुछ लेने गई थी, इसलिए अभी घर पर नहीं है। किसी कारणवश बोलते समय लिली की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। इतने सालों तक अपनी छोटी बहन के साथ रहने के बाद माइकल को ये कैसे पता नहीं चल सकता था कि वह क्या चाहती है। तुम्हें क्या चाहिए? माइकल ने हंसते हुए पूछा और अपना फोन एक तरफ रख दिया। जानवर का मांस, लिली ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज नर्म थी लेकिन उम्मीद से भरी थी। हमने इसे बहुत दिनों से नहीं खाया है। अब हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो मैं सोच रही थी, लेकिन अगर नहीं खा सकते तो भी कोई बात नहीं। ये सुनकर माइकल के चेहरे पर समझदारी का भाव प्रकट हुआ। पशु मांस साधकों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन था। ये शरीर की विकास क्षमता को सक्रिय करता था, जिससे साधना अधिक प्रभावी होती थी। आम लोगों के लिए भी इसका नियमित सेवन शारीरिक लाभ लाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह स्वादिष्ट था। हालांकि पशुओं के मांस की कीमत इतनी अधिक थी कि यह एक विलासिता की वस्तु बन गई थी। सबसे सस्ते पशु मांस के हथेली के आकार के एक टुकड़े की कीमत लगभग $400 थी, जो कि अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत महंगा है। निचले तबके के लोगों की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी लिली के अनुरोध ने माइकल को इसे दोबारा चखने के लिए ललचा दिया। उसने इस बारे में सोचा, अब जब उसके पास पैसा था और अपनी नई शक्तियों के बल पर और अधिक कमाने की क्षमता थी, तो वे मौज मस्ती कर सकते थे। इसके अलावा जानवरों का मांस उसके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता था। सामान्य भोजन पर्याप्त नहीं था। माइकल को संतुष्ट महसूस करने के लिए एक सामान्य भोजन के 5 हिस्से खाने की जरूरत होगी। लिली के लिए भी साधना संसाधनों तक अधिक पहुंच होना अच्छा होगा, भले ही उसकी प्रतिभा उसकी तरह महान न हो। लगभग न के बराबर। ठीक है, माइकल ने आखिरकार कहा। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नेट वेबसाइट खोजें। जब आंटी मियाँ वापस आए तो उन्हें बता देना कि मुझे खाने में जंगली जानवरों का मांस बहुत पसंद है। उन्हें खूब सारा बनाना चाहिए क्योंकि मेरी भूख अब बहुत बढ़ गई है। मैं उन्हें $1000 भेजूंगा ताकि वे इसे खरीदकर स्टॉक कर ले। मैं अब से हर खाने में इसे खाना चाहता हूँ। और अगर उनके लौटने पर मैं यहाँ न रहूं तो उन्हें बता देना कि मुझे सुपर एसोसिएशन के साथ कुछ काम है। ठीक है भाई माइकल, लिली ने खुशी से जवाब दिया और कमरे से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद करना भूल गई। माइकल ने हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। उसने मानसिक रूप से संपर्क साधा और लकी के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। माइकल को मरे हुए लोगों की उपस्थिति का हल्का सा एहसास हो रहा था और वह जानता था कि अगर वह चाहे तो लकी को तुरंत वास्तविक दुनिया में बुला सकता है। दुर्भाग्यवश उनके वर्तमान स्थान पर ऐसा करना असुविधाजनक था। अनिच्छा से ही सही, उसने उस विचार को एक तरफ रख दिया और अपना ध्यान प्रिंस पर केंद्रित किया, जो अपने भंडारण स्थान में बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। भूमिगत प्राणियों को भंडारण में रखने का एक नुकसान ये था कि इससे संपर्क टूट जाता था। हालांकि इससे अनुबंध तो नहीं टूटा, लेकिन माइकल को उनके आने तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब तक उन्हें बाहर नहीं लाया गया। और उस स्थान के भीतर समय रुक जाने के कारण वे अनिश्चित काल तक निष्क्रिय अवस्था में रहे। उसके रैंक एक रेयर एंडेड को देखकर माइकल में उत्सुकता का संचार हुआ। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे प्रबल एहसास था कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। एक और गहरी सांस लेते हुए माइकल बाहर जाने की तैयारी करने लगा। 40 दांत साफ करने के तुरंत बाद माइकल नहाता नहीं था, उसका पेट इसकी इजाजत नहीं देता था। ऐसा लगता है कि आंटी मियाँ ने कल रात बहुत सारा खाना बनाया था, शायद उन्हें उसकी भूख के बारे में कही गई बातें याद थीं। दुर्भाग्यवश वह इतनी बुरी हालत में था कि ताज़ा होने पर उसका आनंद नहीं ले सका। फिर भी खाना तो खाना ही होता है। भूख से बेहाल माइकल को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि खाना एक दिन पुराना है, बस खाने लायक होना चाहिए। उसने आधा बर्तन चावल चट कर लिया। लिली उसे हैरानी से देखती रह गई, मानो उसके पेट में कोई छेद हो गया हो। तभी माइकल को थोड़ा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वह अंत में नहाने चला गया। दुर्भाग्यवश जब तक उसने अपना काम खत्म किया, आंटी मियाँ अभी तक वापस नहीं आई थी। माइकल को उनसे बात किए बिना ही जाना पड़ा। वह इंतजार कर सकता था, लेकिन समय नहीं था। एक दिन पहले जब माइकल को पता चला कि अधिक मरे हुए लोगों को रखने से उसके दैनिक विकास अंक बढ़ जाते हैं, तो उसे एहसास हुआ कि उसे दोपहर 2 बजे से पहले और अधिक अनुबंध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय अंक रिफ्रेश हो जाते हैं। उस अवसर को चूकने का मतलब होगा एक और दिन इंतजार करना। अब सुबह के 10 बज चुके थे, यानी उसके पास लगभग 4 घंटे का समय बचा था। एसोसिएशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगने के कारण माइकल के पास केवल 3 घंटे बचे थे और इसमें वुडस्टोन सिटी में स्थित डायमेंशनल क्रैक्स तक की दूरी शामिल नहीं थी। दुर्भाग्यवश माइकल को उनके सटीक स्थान या उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक अनुमतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अन्यथा वह एसोसिएशन जाने के बजाय सीधे वहीं चला जाता। उसने कुछ देर के लिए प्रिंस पर सवार होकर एसोसिएशन जाने के बारे में सोचा। यह विचार रोमांचक था, लेकिन उसमें इसे आजमाने की हिम्मत नहीं थी।
शायद जब फेडरेशन अलौकिक शक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी जारी करेगा और इसे व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा तो सार्वजनिक रूप से शक्तियों का उपयोग करना ठीक रहेगा, माइकल ने सोचा, और जिस टैक्सी में वह बैठा था उसे इमारतों के पास से गुजरते हुए देखा। ये जानते हुए कि एसोसिएशन पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी है, माइकल पिछली सीट पर आराम से बैठ गया और अपना फोन निकाल लिया। फोरम में लॉग इन करके अधिक जानकारी जुटाने का यह बिल्कुल सही समय था। इस समय माइकल को अपने मरे हुए साथियों के मुद्दे से ज्यादा किसी और बात की चिंता नहीं थी। उत्पत्ति की भूमि और वास्तविकता के बीच अपनी सेनाओं के विभाजित होने और उन्हें अपनी इच्छा से बुलाने या बर्खास्त करने की क्षमता न होने के विचार ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। दूसरे जादूगर इस समस्या से कैसे निपटते हैं, माइकल ने सोचा। अगले 30 मिनट तक उन्होंने ज्ञान की एक और खुराक ग्रहण की। जैसा कि उसे संदेह था, अन्य नेक्रोमेंसरों को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसने शुरू में सोची थी। देखा जाए तो ऐसा लगता था कि माइकल ही लालची था, क्योंकि वह अपने सभी मरे हुए प्राणियों को आसानी से पाताल लोक में संग्रहित करना चाहता था। लेकिन क्या कोई उसे दोष दे सकता है? वह इंसान था, लालच तो उसका स्वाभाविक हिस्सा था। जिस प्रकार वास्तविक दुनिया जागृत लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, उसी प्रकार उत्पत्ति की भूमि कई लोगों के लिए और भी अधिक महत्व रखती थी। हालांकि माइकल, जिसे वहां केवल बाधाओं का ही सामना करना पड़ा था और अभी तक कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, इस भावना से पूरी तरह सहमत नहीं था। फोरम पोस्ट के अनुसार नेक्रोमेंसर और बीस्ट टैमर, जो माइकल की तरह अपने मरे हुए या पालतू जानवरों को रखने के लिए संघर्ष करते थे, अपने साथियों के लिए एक सबस्पेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक अनुष्ठान का उपयोग कर सकते थे। अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के समान थे, लेकिन केवल आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर रहने के बजाय उनमें बाहरी सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता होती थी। दुर्भाग्यवश इस प्रकार के अनुष्ठानों के लिए आवश्यक विधियां आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। आवश्यक कनेक्शन और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करें, जो आमतौर पर 2 स्थानों पर पाए जाते हैं: जागृतिकर्ता अकादमियां और संघ। जी हाँ, गिल्ड। उत्पत्ति की भूमि और जागृतिकर्ताओं की दुनिया की खेल जैसी प्रकृति के कारण गिल्ड जैसे शब्द मानक थे। इन समूहों ने समान लक्ष्यों वाले व्यक्तियों को एकजुट किया, संसाधनों और ज्ञान का संग्रह किया। लेकिन माइकल इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं था। उसे अवेकनर अकादमी में दाखिला नहीं मिला था और गिल्ड्स के बारे में उसने पहली बार सुना था। पोस्ट सीधे साधे थे। सही संपर्कों और संसाधनों का होना, जो सस्ते नहीं थे, आसानी से उसकी उस समस्या का समाधान कर सकता था जिसमें वह मरे हुओं को पाताल लोक में रखना चाहता था। हालांकि इन संसाधनों पर प्रभावशाली समूहों का कड़ा नियंत्रण था, जिसके लिए पहले उनमें शामिल होना आवश्यक था। अच्छी खबर यह थी कि माइकल के पास अब एक संभावित समाधान था। बुरी खबरें, वह अवेकनर अकादमी के द्वार तक पहुंचने के भी योग्य नहीं था। हालांकि फोरम पर अवेकनर अकादमियों के विशिष्ट नाम प्रकट नहीं किए गए थे, लेकिन पोस्ट से यह स्पष्ट था कि अवेकनर अकादमी का छात्र बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता रैंक 2 अवेकनर होना था। अगर यह 1 या 2 साल पहले की बात होती, जब वह 16 साल का था और जागृत हो चुका था, तो माइकल के लिए यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। उनके स्कूल के प्रधानाचार्य को वास्तव में यह पता नहीं था कि वे क्या कह रहे थे जब उन्होंने दावा किया कि 16 वर्षीय अवेकनर केवल 3 महीनों में आसानी से अवेकनर अकादमी के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि माइकल द्वारा पढ़ी गई पहली पोस्ट में एक अवेकनर ने दावा किया था, एक रैंक 3 कल्टीवेटर रैंक 2 के दुर्लभ रैंक वाले वाइवरन को संभाल सकता है। माइकल को संदेह था कि वह विशेष अवेकनर कल्टीवेटर्स के खिलाफ द्वेष रखता था और उन्हें केवल ट्रोल कर रहा था। बेशक अवेकनर लेवल बढ़ाकर तेजी से मजबूत हो सकते थे, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना लगता था। एक तो जैसे जैसे कोई मजबूत होता जाता था, लेवल बढ़ाना उत्तरोत्तर कठिन होता जाता था और राक्षस भी वैसे ही बढ़ते जाते थे। हालांकि यह माइकल की तात्कालिक समस्या नहीं थी। जब तक ऐसे राक्षस थे जिन्हें वह मार सकता था, वह उस समस्या को संभाल सकता था। असली बाधा समय सीमा थी, रैंक 2 तक पहुंचने के लिए 3 महीने का समय। माइकल को पहले स्थान पर पहुंचने का पूरा भरोसा था, लेकिन दूसरे स्थान पर पहुंचना बिल्कुल अलग बात थी। उन्होंने असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों के लिए विशेष भर्ती के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन जब तक वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए तैयार नहीं थे, तब तक वह ऐसे अवसर के बारे में भूल सकते थे। जो भी हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। माइकल को यह विश्वास नहीं था कि अगर वह अवेकनर अकादमी में प्रवेश पाने में सफल भी नहीं होता, तो भी वह अपनी प्रतिभा के साथ उन लोगों से किसी भी तरह से कमतर होगा जो प्रवेश पा चुके थे। अधिक से अधिक वो फोरम पोस्ट में वर्णित मार्ग का अनुसरण करेगा, जैसा कि अधिकांश नेक्रोमेंसर करते हैं, अपनी युद्ध क्षमता को कमजोर किए बिना शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी सेनाओं को दोनों दुनियाओं के बीच विभाजित करना। ऐसा लगता था कि जब तक वह किसी ऐसी जगह पर था जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद थीं, तब तक उसके मरे हुए प्राणियों का बाहर आना कोई असामान्य बात नहीं थी। माइकल को यह नहीं पता था कि फेडरेशन या सुपर एसोसिएशन का उल्लेख अनुष्ठानों के लिए ज्ञान या संसाधनों के संभावित स्रोतों के रूप में क्यों नहीं किया गया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसका कोई कारण होगा। वह अभी इस बात को जानने के योग्य नहीं था। चूंकि एसोसिएशन पहुंचने से पहले अभी भी समय था, इसलिए माइकल ने फोरम पोस्ट पढ़ना जारी रखा, जिससे अलौकिक दुनिया के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती गई, जिसमें उसने कदम रखा था। जादूगरों के विषय में अभी भी रुचि होने के कारण माइकल ने उनके बारे में पढ़ना जारी रखा। उन्होंने उनकी सीमाओं, उनकी खूबियों और उनके साथ उनके संबंधों के बारे में और अधिक जाना। माइकल को इस दुनिया में अलौकिक शक्तियों के बारे में अपने वर्तमान ज्ञान में एक महत्वपूर्ण कमी का भी एहसास हुआ। हालांकि सुपर एसोसिएशन फोरम ने पिछले 2 दिनों में उनकी समझ को काफी हद तक बढ़ाया था, जितना उन्होंने पिछले 18 वर्षों में नहीं बढ़ाया था, फिर भी उनका ज्ञान बिखरा हुआ और अव्यवस्थित था। एक सुनियोजित आधार के अभाव में हर जगह कमियां थीं, जिससे वह चीजों को आपस में मिलाने के लिए प्रवण हो जाता था। इस एहसास ने अकादमी में प्रवेश करने के उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया, यदि संभव हो तो।
उदाहरण के लिए माइकल ने शुरू में सोचा था कि किसी मरे हुए प्राणी को पाताल लोक में रखने में असमर्थता नेक्रोमेंसरों को पंगु बना देगी और इसे एक गंभीर समस्या माना था। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि यह मामला कहीं अधिक जटिल था। समस्या उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। प्रभावशाली संपर्कों वाले जादूगरों को ऐसी सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता था। वे अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने अधिकांश या यहां तक कि सभी मरे हुए प्राणियों को पाताल लोक में रख सकते थे। इसका मतलब यह था कि केवल कमजोर नेक्रोमेंसरों को ही अपनी सेनाओं को उत्पत्ति की भूमि और पाताल लोक के बीच विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वास्तव में शक्तिशाली लोगों को संभवतः इस प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ता था। अपनी सेनाओं को विभाजित करना उनका अपना विकल्प था। ये नेक्रोमेंसी की असली कमजोरी नहीं थी, बल्कि कम सक्षम लोगों के लिए एक चुनौती थी। मृतकों को परलोक में भेजने की रस्म के बारे में जो कुछ भी जानकारी माइकल को मिल सकी, उसे इकट्ठा करने के बाद वह पड़ी हुई बातों से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। इस अनुष्ठान में नकारात्मक ऊर्जाओं से युक्त और मृतकों की भूमि से गहरा संबंध रखने वाली सामग्रियों का उपयोग शामिल था। यदि कोई अत्यधिक दुर्भाग्यशाली न हो तो अनुष्ठान करने के बाद वह सफलतापूर्वक अपने मरे हुए प्राणियों को बुला और भगा सकता था। इस अनुष्ठान का प्रभाव अमर प्राणियों को बुलाने की उन्नत महारत के समान था। इस नई समझ के साथ समस्या अब उतनी कठिन नहीं लग रही थी। माइकल के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही उसमें अकादमी में प्रवेश पाने के लिए रैंक बढ़ाने का एक नया दृढ़ संकल्प भी पैदा हो गया। कम से कम अब उसे अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने का बोझ महसूस नहीं होता था। उनका विकास उसकी शक्ति का हिस्सा था। जितने शक्तिशाली वे होते, उतना ही शक्तिशाली वह स्वयं बनता। एक दिन पहले लकी को पाताल लोक में पहुंचाने की कोशिश करते समय उसने जो तीव्र प्रेरणा महसूस की थी, उसी से प्रेरित होकर माइकल ने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। 3 महीने अगर वह हर दिन राक्षसों से लड़ता रहे, खासकर उन राक्षसों से जो उसके स्तर से ऊपर हों, ताकि उसे मिलने वाले मल्टीप्लाई के साथ अपने अनुभव अंकों को अधिकतम कर सके, तो उसे विश्वास नहीं था कि अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना असंभव होगा। अगर वास्तविक दुनिया उसे पर्याप्त राक्षस नहीं दे पाती, तो वह उत्पत्ति की भूमि में चला जाता और उस शापित गार्गोयल को चूर चूर कर देता। सत्ता के लिए आमतौर पर सतर्क रहने वाला माइकल भी थोड़ी सी दीवानगी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। समय बहुत कम था, उसे पूरी ताकत लगानी थी। जागृत लोगों के लिए उत्पत्ति की भूमि अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने ऐसे संसाधन और अवसर प्रदान किए जो वास्तविक दुनिया कभी नहीं दे सकती थी। हालांकि माइकल अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा था जहां वास्तविक दुनिया के संसाधन अपर्याप्त हो और वह इस भावना को पूरी तरह से साझा नहीं करता था, फिर भी वह इसे समझता था। उदाहरण के लिए शुरुआती आगमन पर जिन खंडहरों में वह खुद को पाया था, वे जागृत लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थे, एक ऐसा अवसर जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं हो सकता था। इतिहास में अंतर को देखते हुए यह बात तर्कसंगत प्रतीत होती है। उत्पत्ति की भूमि का सभ्यतागत इतिहास सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों पुराना था, जबकि वास्तविक दुनिया औरोरा का इतिहास अंधकार युग की शुरुआत से मुश्किल से 300 वर्ष पुराना था। जब आप इस बारे में गहराई से सोचते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि जन्मभूमि को इतना प्रिय क्यों माना जाता था। माइकल को संदेह था कि अगर जागृत व्यक्ति वास्तविक दुनिया में मर नहीं सकते, तो वे शायद इसकी परवाह नहीं करेंगे और उत्पत्ति की भूमि में अपनी दूसरी पहचान को पूरी तरह से अपना लेंगे। उत्पत्ति की भूमि ने ही यह भी स्पष्ट किया कि क्यों उनकी शुरुआती सोच के विपरीत नेक्रोमेंसर दोनों दुनियाओं के बीच अपनी सेनाओं को विभाजित करने की आवश्यकता से विचलित नहीं थे। सीधे तौर पर न कहते हुए भी माइकल ने गौर किया कि अधिकांश जागृत लोग उत्पत्ति की भूमि में ही अपना विकास करना पसंद करते थे और नेक्रोमेंसिस के लिए अमृत संबंध मुख्य रूप से एक सुविधा थी। इसका उपयोग न कर पाना थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन उतना बड़ा संकट नहीं था। बेशक ये काफी हद तक नेक्रोमेंसर के प्रकार पर निर्भर करता था। हाँ, वास्तव में नेक्रोमेंसर कई प्रकार के होते थे, ठीक वैसे ही जैसे बीस्ट टैमस के भी कई प्रकार होते थे, जो उनकी सबसे तुलनीय श्रेणी है। माइकल को केवल 3 प्रकार के नेक्रोमेंसर ही मिले जिनकी आमतौर पर चर्चा होती थी: कमांडर नेक्रोमेंसर, होड नेक्रोमेंसर और स्पेशलिस्ट नेक्रोमेंसर। कमांडर नेक्रोमेंसर उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणियों के एक छोटे समूह का नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रत्येक सदस्य की शक्ति और क्षमता को महत्व देते हैं। ये समूह संख्या की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए रैंक 1 पर उनके द्वारा अनुबंधित किए जाने वाले मरे हुए प्राणियों की अधिकतम संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, जिसमें प्रत्येक मरे हुए प्राणी की रैंक कम से कम 3 सितारे यानी सामान्य रैंक की होगी। जब वे दूसरे रैंक पर पहुंचते हैं तो वही तरीका लागू होता है, लेकिन दुर्लभ रैंक वाले राक्षसों के साथ। ये चक्र जारी रहता है और मरे हुए लोग और भी शक्तिशाली होते जाते हैं। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। हालांकि उनकी ताकत बढ़ने के साथ साथ उनके मानदंड थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, खासकर निचले दर्जे के मरे हुए लोगों के लिए, फिर भी यह समूह गुणवत्ता पर केंद्रित रहता है। माइकल को संदेह था कि वास्तव में सक्षम कमांडर नेक्रोमेंसर, यदि सभी नहीं तो अपनी कम संख्या और लगातार बढ़ती ताकत के कारण अपने सभी मरे हुओं को पाताल लोक से बुला सकते हैं। दूसरी ओर होड नेक्रोमेंसर्स एक ऐसा समूह है जो भारी संख्या में दुश्मनों को पछाड़कर उन पर हावी होने में माहिर है। वे विशिष्ट गुंडे होते हैं। वे विशाल संख्या में मरे हुए सैनिकों की सेना को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने सभी अनुबंध स्लॉट का जल्द से जल्द उपयोग करते हैं और उनकी रैंक बढ़ने के साथ ही उनके मरे हुए सैनिकों की गुणवत्ता में सुधार होता जाता है। यह एक ऐसा समूह था जिसका हिस्सा होने का एहसास माइकल कराना चाहता था, लेकिन वह निम्न श्रेणी के मरे हुओं को धमकाने वाला नहीं था, बल्कि अर्धदेवताओं को धमकाने वाला था। बेशक यह भविष्य की बात थी, लेकिन इसकी संभावना तो थी ही। इसके अलावा माइकल को लगा कि इस समूह को नेदरवर्ल्ड से निपटने में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वे अपने पास मौजूद बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों पर निर्भर थे।
हालांकि अगर वे अपनी इच्छा से पाताल लोक से अपने सभी मरे हुओं को बुला और भगा सकते तो वे एक भयानक शक्ति होते, वास्तव में जादूगरों का प्रतिनिधि समूह जिसे एक अकेला योद्धा कहा जा सकता है। अंत में विशेषज्ञ नेक्रोमेंसर थे जो अपनी सेनाओं के भीतर शक्तिशाली तालमेल बनाने के लिए जादूगरों, टैंकों या हथियारों जैसे विशिष्ट प्रकार के मरे हुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। इस प्रकार की रणनीति में शारीरिक बल या संख्या बल की तुलना में विशेषज्ञता और सामरिक लाभ पर अधिक जोर दिया गया। माइकल ने रुचिपूर्वक पढ़ा और देखते ही देखते वह एसोसिएशन पहुंच गया। अपने सामने खड़ी खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट को देखकर जो मुश्किल से अपनी पेशेवर मुस्कान बनाए रख पा रही थी, माइकल खुद को कड़वी मुस्कान से रोक नहीं पाया। मुझे नए चेहरों से बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं परिचित लोगों से बात करना पसंद करता हूं, माइकल ने समझाने की कोशिश की। मैं समझती हूं, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, फिर मजाकिया लहजे में कहा, सर आपको लगातार 3 दिन देखकर मैं थोड़ी हैरान हूं। उसने लगातार 3 दिन पर जोर दिया। माइकल केवल कड़वी मुस्कान ही बिखेरता रहा। रिसेप्शनिस्ट वही थी जिससे वह पिछले 3 दिनों से बातचीत कर रहा था। वह जानता था कि वह इशारों इशारों में उसे चिढ़ा रही थी। शायद अगर वह उससे उम्र में बड़ी न होती और वह केवल व्यापार के लिए न आया होता तो कल्पनाशील दिमाग वाली महिलाएं उनके बीच हुई बातचीत से कुछ बेहतरीन वर्जित उपन्यास लिख सकती थीं। दरअसल रिसेप्शनिस्ट तो बस हैरान थी। एक पेशेवर होने के नाते उनसे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे ग्राहकों के साथ बहुत अनौपचारिक व्यवहार करें, लेकिन उनकी संक्षिप्त बातचीत ने उन्हें माइकल से थोड़ा और परिचित करा दिया था। अपने अवलोकन से वह जानती थी कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आज आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, महोदय? उसने अपने पेशेवर लहजे में वापस आकर पूछा। माइकल भी अपने काम पर लौट आया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अभी कोई ऐसी दरार उपलब्ध है जिसमें मैं प्रवेश कर सकूं। अपनी संयमित मुद्रा बनाए रखते हुए रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, चूंकि आपको जागे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप अभी भी लेवल 1 के सदस्य हैं, सही कहा ना? हाँ, तो लेवल 1 सदस्य के रूप में आपके पास केवल लेवल 1 और लेवल 2 की आयामी दरारों तक ही पहुंच है, जो संयोगवश वुडस्टोन सिटी में मौजूद एकमात्र दरारें हैं। ये सभी दरारें भी दूषित हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सबसे नजदीक कौन सा है? माइकल ने पूछा। उसकी मुख्य चिंता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसके पास अपने दैनिक विकास अंक पुनः प्राप्त होने से पहले केवल लगभग 3 घंटे बचे थे। अगर वह एक दिन भी इंतजार किए बिना प्रतिदिन 4 से अधिक जमा करना चाहता था तो उसे इस समय सीमा के भीतर और अधिक मरे हुए लोगों को अनुबंधित करने की आवश्यकता थी, जब तक कि सबसे नजदीकी दरार वह द्वितीय आयामी दरार न हो जिसके बारे में उसने सुना था, जिसमें अभी भी एक निश्चित जोखिम था। वह अनावश्यक जोखिमों से बचना पसंद करेगा, भले ही लकी और प्रिंस उसके साथ हों। एसोसिएशन के सबसे नजदीकी डायमेंशनल ट्रैक गोब्लिन वर्ल्ड है, जो सन पार्क से लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर स्थित एक भ्रष्ट प्रकार का ट्रैक है, रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया। लगता है कि यह पहले से ही आरक्षित है। ओह, लगता है कि पार्टी नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आपको उनकी टीम के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अकेले क्रैक में प्रवेश करना चाहेंगे या आप तब तक इंतजार करना चाहेंगे जब तक मैं आज बाद में क्रैक आरक्षित करने वाली अन्य पार्टियों में से आपके लिए एक टीम की व्यवस्था करने की कोशिश न कर लूं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, महोदय। मैं आपका आवेदन डेटाबेस में अपलोड कर रहा हूं ताकि दूसरी तरफ को आपकी जानकारी मिल जाए। एक बार यह हो जाने पर आपको बस वहां अपने फिंगरप्रिंट से अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। धन्यवाद। माइकल प्राप्त परिणामों से काफी संतुष्ट था। एसोसिएशन में आने से पहले ही उन्हें ये समझ थी कि आयामी दरारों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। होटल बुक करने की तरह ही किसी दरार में प्रवेश करने के लिए भी आवेदन करना पड़ता था। एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राक्षसों को नवीकरणीय संसाधन माना जाता था, लेकिन वे खेलों की तरह तुरंत दोबारा पैदा नहीं होते थे। उन्होंने ऐसा किया तो सही, लेकिन ये प्रक्रिया खेलों में दिखाए गए से कहीं अधिक जटिल थी। 2 प्रकार की आयामी दरारें थीं, क्षेत्र प्रकार और भ्रष्ट प्रकार। अन्य सभ्यताओं के निवास स्थान में क्षेत्रीय दरारें थीं। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें अरोरा जैसे मूल निवासी रहते थे। दूसरी ओर भ्रष्ट प्रकार की दरारें तब बनती हैं जब नकारात्मक भावनाओं से भरपूर क्षेत्रों में अव्यवस्थित मानव ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। ये दरारें खाली जगहों पर नहीं बनी, बल्कि आबादी के पास पनपी और अवशोषित नकारात्मकता का उपयोग करके अराजक प्राणियों राक्षसों को जन्म दिया। दूषित दरारों को नवीकरणीय मानने का कारण उनकी लगातार राक्षसों को जन्म देने की क्षमता थी। लेकिन आखिर ये जीव शून्य से कैसे प्रकट हो सकते हैं? इसका उत्तर सरल था, नकारात्मक ऊर्जा। मनुष्य चाहे कितना भी आशावादी क्यों न हो, नकारात्मकता से पूरी तरह बच नहीं सकता। यह उनके अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। क्या भ्रष्ट दरारों के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को उनसे अलग थलग करना उचित नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि दूषित दरारों का अवशोषण क्षेत्र बहुत विशाल था। यदि यह छोटा होता तो वुडस्टोन शहर जैसे कम से कम 2 मिलियन आबादी वाले शहर में 3 से कहीं अधिक दूषित दरारें होती। दूसरे, सभी को स्थानांतरित करने से आपदाएं उत्पन्न होंगी, जिससे ऐसा कदम अव्यावहारिक हो जाएगा। अंत में दूषित दरारों के भी कुछ फायदे थे। उनके द्वारा निर्मित राक्षस और उससे भी महत्वपूर्ण उनके शव अमूल्य संसाधन थे। पब फ्यूचर एड्स। चूंकि वह एक दरार के कारण एसोसिएशन का दौरा कर रहा था, इसलिए माइकल ने अपने शोध को केवल नेक्रोमेंसिस तक सीमित नहीं रखा था। उसने दरारों के बारे में भी जानकारी जुटाई थी। राक्षसों के शरीर खजाने की तरह थे, जो औषधियों, उपकरणों और अन्य चीजों के लिए उपयोगी थे। ऐसे नवीकरणीय संसाधनों के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि संघ ने भ्रष्ट दरारों से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उन्हें गले लगाया। इस एहसास से यह भी स्पष्ट हो गया कि एसोसिएशन ने राक्षसों के शवों को क्यों संग्रहित किया था। बाद में माइकल ने स्वीकार किया कि उसे तथ्यों को समझने में देर हो गई थी। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए थी। जहां तक उस भंडारण सुविधा में मौजूद सीमित संख्या में शवों की बात है जो
उस निशान वाले व्यक्ति ने उसे दिखाए थे। माइकल ने निष्कर्ष निकाला कि यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्टॉक रहा होगा, न कि एसोसिएशन का पूरा भंडार। आखिरकार उनके पास लाशों के अपने उपयोग तो थे ही, वैसे दवाएं और उपकरण कहां से आते। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि एसोसिएशन ने जागृत लोगों और साधकों से राक्षसों के शव क्यों खरीदे या उन्हें दूषित दरारों में शिकार करने की अनुमति क्यों दी। वे एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शिकारियों को काम पर रख रहे थे। लेकिन इन दरारों में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ था। प्रवेश के लिए आवेदन की आवश्यकता क्यों थी? क्या यह महज एक औपचारिकता थी? कुछ हद तक, लेकिन मुख्य कारण समय सारणी था। आवेदनों ने यह सुनिश्चित किया कि जागृत करने वाले और साधक निर्धारित समय पर दरारों में प्रवेश कर सकें, जिससे राक्षसों के पुनः प्रकट होने के लिए अन्य समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या राक्षस सचमुच इतनी जल्दी दोबारा पैदा हो जाते हैं? दरअसल उन्होंने ऐसा किया और यह आयामी दरारों के एक अनूठे गुण के कारण था, समय फैलाव। दरार का स्थान जितना छोटा होगा, उसके अंदर समय उतनी ही तेजी से बहेगा। क्षतिग्रस्त दरारों का स्थानिक आयाम आमतौर पर सीमित होता था, इसलिए समय बहुत तेजी से बीतता था। वास्तविक दुनिया में 1 घंटा उस दरार के अंदर 10 घंटे के बराबर हो सकता है, जिससे राक्षसों को तेजी से दोबारा पैदा होने का मौका मिल जाता है। जब माइकल को पहली बार इसके बारे में पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफल नेट वेबसाइट खोजें। क्या यह एक पॉकेट डायमेंशन नहीं था? उसके मन में कई विचार कौंध रहे थे और वह रिसेप्शनिस्ट को अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए देख रहा था, जो कभी कभी उससे कुछ सवाल पूछती थी। कुछ मिनटों के बाद पूछताछ बंद हो गई और रिसेप्शनिस्ट ने माइकल को एक नया छपा हुआ कागज का टुकड़ा थमा दिया। तारांकन 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 तारांकन। सभी से माफी चाहता हूं, अपलोड करने में देरी हो गई। बिजली नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया, लेकिन इसकी भरपाई के लिए मैं कल और अध्याय अपलोड करूंगा। कृपया अपना समर्थन जारी रखें। लीजिए महोदय, रिसेप्शनिस्ट ने माइकल को मुद्रित कागज देते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गई। जब आप प्रभारी व्यक्ति के पास पहुंचे तो कृपया उन्हें ये दस्तावेज सौंप दें। आपको एक ईमेल भी भेजा जाएगा जिसमें दरार में देखने लायक चीजों की सूची होगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आप कोई भी अवसर न चुकें। यदि आपको ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है और आप उन्हें एसोसिएशन को बेचना चाहते हैं, तो ईमेल में उन वस्तुओं की सूची शामिल होगी जिनमें हमारी रुचि है, साथ ही उनकी कीमतें भी दी गई होंगी। कागज पर दरार का सटीक स्थान लिखा हुआ है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कृपया इसे देखें। अंत में कृपया याद रखें कि एसोसिएशन की आंतरिक कार्यप्रणाली और अधिकांश अलौकिक मामलों को जनता के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि आपको पंजीकरण के दिन प्राप्त ईमेल में बताया गया था। क्या ऐसा कुछ था? माइकल ने उलझन में खुद से बुदबुदाया। सर, रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा। उसकी मुस्कान अचानक तीखी और असहज लगने लगी। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। मुझे तो पता ही है। मुझे तो इसे लिखकर बताने की जरूरत भी नहीं है। खैर, आपके समय के लिए धन्यवाद। माइकल हकलाते हुए बोला और जल्दी से बात को टालकर चला गया। उसे अभी भी रिसेप्शनिस्ट की संदेह भरी निगाहें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थीं। जब पसीना छट गया तभी उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जहां तक उस बात का सवाल है जिसका जिक्र उसने उसके जागृति वाले ईमेल से जुड़ा होने के तौर पर किया था, माइकल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये वही ईमेल नहीं हो सकता जिसमें सुपर एसोसिएशन फोरम का लिंक था, क्योंकि उसमें केवल वही सामग्री थी। इसलिए यह निश्चित रूप से उस ईमेल का हिस्सा रहा होगा जिसमें सांस लेने और ध्यान करने की तकनीकें थीं, जिसमें माइकल ने स्वीकार किया था कि उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह चूक गया। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं था कि उनके पास पिछले कुछ दिनों में जो कुछ सीखा था उसे साझा करने का समय भी था। जिस तरह से वह अपने जन्मस्थान और वास्तविक दुनिया के बीच भाग दौड़ कर रहा था, उसे देखकर तो एक मधुमक्खी भी प्रभावित हो जाती। जैसे ही माइकल एसोसिएशन की इमारत से बाहर निकला, उसने अपने हाथों में मौजूद कागज पर एक नजर डाली। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एथर वेबसाइट खोजें। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने सरसरी तौर पर जानकारी देखने के बाद अप्रासंगिक विवरणों को छोड़ दिया और दरार के स्थान वाले भाग पर ध्यान केंद्रित किया। रिसेप्शनिस्ट ने सन पार्क का जिक्र किया था और माइकल उस इलाके से परिचित था, क्योंकि वह बचपन में कई बार वहां जा चुका था। हालांकि वहां एक दूषित दरार मौजूद होने का पता चलना एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। सन पार्क महज एक पार्क नहीं था, यह वुडस्टोन सिटी का एक ऐतिहासिक स्थल था। इसकी प्रसिद्धि भी पार्क के कारण नहीं बल्कि उस क्षेत्र में मौजूद प्रतिष्ठानों के कारण थी। क्लिनिक मार्केट के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका आसपास की हर 10 इमारतों में से 7 इमारतों के चिकित्सा केंद्र थे। हालांकि यह उपनाम थोड़ा अटपटा था, लेकिन वुडस्टोन सिटी के अधिकांश निवासी इस अजीबोगरीब उपनाम के आदी हो चुके थे। हालांकि उस क्षेत्र में एक दूषित दरार होने की जानकारी मिलने पर माइकल रुक गया। दूषित दरारें खुद को बनाए रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर थीं। ऐसी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए क्लिनिक या अस्पतालों से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहां निराशा, दर्द और शोक अक्सर लंबे समय तक बने रहते हैं। फेडरेशन ने यह जानबूझकर किया होगा। माइकल को संदेह था कि फेडरेशन बिना किसी कारण के जनता की सुरक्षा को खतरे में डालेगा। आखिरकार किसी दरार को बहुत लंबे समय तक अनदेखा छोड़ने से एक भयानक प्रकोप का खतरा था, जो अंधकार युग के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाता था, जब दरारें भी कोई चेतावनी नहीं देती थीं। दरार जितनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करती है, उतनी ही तेजी से वह राक्षसों को पुनर्जीवित कर सकती है। शायद पाक चीजों को संतुलित करता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को बेअसर कर सकती है। फिर भी अत्यधिक सकारात्मकता दरार के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य को विफल कर देगी। यदि उसकी धारणाएं सही थीं, तो माइकल इस निर्णय के पीछे की रणनीतिक प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। फिर भी उसके भीतर एक तरह का संघर्ष उत्पन्न हो गया। फेडरेशन वह वीर संस्था नहीं थी जिसकी उसने बचपन में कल्पना की थी।
उनके कार्य व्यवहारिक थे, यहाँ तक कि सोचे समझे भी थे। हालांकि वह ऐसे उपायों की आवश्यकता को समझ सकता था, लेकिन ये बात उसे रास नहीं आई। फिर भी माइकल को फेडरेशन से नफरत नहीं थी। ये स्पष्ट था कि उनके प्रयासों से अंततः जनता को लाभ हुआ और यह सम्मान के योग्य था। फिर भी वह इस बात से हैरान था कि इतने सारे लोगों की नाक के नीचे वर्षों तक एक दरार किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना मौजूद थी। या शायद ये पूरी तरह से अनदेखा भी नहीं रहा होगा। कुछ बुजुर्ग निवासियों को शायद इसका पता चल गया होगा, लेकिन संभवतः बहुत कम लोगों को। लेकिन माइकल को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि दरार ठीक कहाँ थी, एक फार्मेसी के अंदर। रिसेप्शनिस्ट के अनुसार उसे बस इतना करना था कि वह कागज सीधे प्रभारी व्यक्ति को सौंप दे। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं किसी गुप्त संगठन का हिस्सा हूं, जो कि सच्चाई से बहुत दूर नहीं है, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। सच कहूं तो यह विचार उसके लिए थोड़ा रोमांचक था। एसोसिएशन से बाहर निकलते समय उनके भीतर मौजूद शक्ति और लकी और प्रिंस जैसे मजबूत खिलाड़ियों के बावजूद उनके मन में उम्मीद और चिंता दोनों उमड़ रही थी। लेकिन तभी वह अचानक रुक गए। एक पल के लिए वह स्थिर खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। धिक्कार है, मैं कितना मूर्ख हूं। अचानक एक बात समझ में आने पर माइकल खुद पर चिल्लाना चाहता था। आखिर वह उस दूषित दरार की ओर क्यों जा रहा था? क्या इसका कारण उसमें छिपे राक्षस ही थे? और उसे राक्षसों में दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि वह उन्हें अपनी अमर सेना में बदलना चाहता था। और इस समय उसे और अधिक मरे हुए लोगों को भर्ती करने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हो रही थी? इसका कारण ये था कि उसके दैनिक विकास अंक जल्द ही रिफ्रेश होने वाले थे। अगर उसने अगले 3 घंटों के भीतर अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई, तो वह संभावित 11 विकास अंकों से वंचित रह जाएगा और उसे 4 अंकों से ही संतोष करना पड़ेगा। मरे हुओं को बुलाने में समय और ऊर्जा लगती थी और असफल प्रयास की संभावना हमेशा बनी रहती थी। अगर वह बुलाने के बीच आराम करता तो 3 घंटे काफी होने चाहिए थे, लेकिन अगर उसे पहले राक्षसों का शिकार करना पड़ता तो इससे उसका कीमती समय बर्बाद हो जाता। लालची, माइकल जानता था कि वह ऐसा ही है। हर इंसान ऐसा ही था। माइकल को 24 घंटे की मेहनत बर्बाद होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं था। फिर उसे अचानक ये बात समझ में आई। क्या एसोसिएशन ने गोबलिन के शव नहीं बेचे थे? दरार में खोजबीन करके समय बर्बाद करने के बजाय वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान खरीद सकता था। दरार तक पहुंचते ही वह तुरंत अनडेड रिवाइवल का उपयोग शुरू कर सकता था। आखिरकार लेवल अप करने का काम तो बाद में भी हो सकता था। उसकी मुख्य चिंता अपने विकास अंकों को अधिकतम करना था। ये कठिन मेहनत करने के बजाय समझदारी से काम करने का तरीका था। एसोसिएशन के प्रवेश द्वार के पास खड़े माइकल विचारों में खोए हुए थे। तभी उनकी जेब में रखे फोन के कंपन ने उन्हें वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह एसोसिएशन की ओर से एक ईमेल था, जिसकी सूचना मिलते ही उसका फोन बजने लगा। माइकल ने अपना फोन अनलॉक किया और ईमेल खोला। उसमें बहुत सारी जानकारी थी, जिसमें उस दरार का स्थान और विवरण शामिल था जिसमें वह प्रवेश करने वाला था। ये जानकारी उसके हाथ में मौजूद कागज से कहीं अधिक विस्तृत थी। इसके अलावा ईमेल के साथ एक सूची भी संलग्न थी। ये काफी उपयोगकर्ता अनुकूल है, माइकल ने कहा। चूंकि ईमेल केवल गोबलिन वर्ल्ड के खराब क्रैक के बारे में है, इसलिए संभावना है कि भविष्य में जब मैं पहली बार अन्य क्रैक का उपयोग करना चाहूंगा तो मुझे इसी तरह के ईमेल प्राप्त होंगे। हालांकि उनका ध्यान तुरंत संलग्न सूची पर, विशेष रूप से पहले आइटम पर केंद्रित हो गया। 1 गोबलिन लाश -$500। ये तो और भी बढ़िया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। यहाँ खर्च किए गए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। हालांकि एक गोबलिन की लाश खरीदने के लिए मुझे 2 गोबलिन मारने पड़ेंगे। और इसमें यह भी लिखा है कि कीमत बढ़ सकती है। ठीक नहीं। छी, ये एसोसिएशन जितना स्वार्थी है उतना ही लालची भी है। अपने अगले कदमों के बारे में पहले ही मन बना लेने के बाद माइकल प्रवेश द्वार से मुड़ा और राक्षसों के शव खरीदने के लिए व्यापार केंद्र की ओर चल पड़ा। ट्रेड सेंटर पहुंचने पर माइकल ने काउंटर के पीछे एक अलग चेहरा देखा। यह वह दागदार आदमी नहीं था जिसे उसने कल देखा था। हालांकि उसने एक पल के लिए सोचा कि दूसरा आदमी वहां क्यों नहीं है, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह और वह निशान वाला आदमी एक दूसरे के करीब नहीं थे। सुप्रभात, माइकल ने काउंटर पर खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति का अभिवादन किया। आपको भी सुप्रभात, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या तुम्हारे पास अभी भी यहाँ राक्षसों के शव हैं? जी हाँ, हमारे पास है। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? जी कहिए। कल के उस दागदार आदमी के ठंडे व्यवहार की तुलना में यह अधेड़ उम्र का आदमी सर्दियों में सूरज की किरण जैसा था। वे 2 बिल्कुल अलग अलग प्रजातियां लग रहे थे। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नोवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। अपनी जरूरतें बताने के बाद माइकल को एक बार फिर उसी कोल्ड स्टोरेज एरिया में ले जाया गया जहां वह एक दिन पहले गया था। हालांकि इस बार वह जंगली भेड़ियों के लिए नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वे उसके लिए बहुत महंगे थे। एक शव की कीमत $4000 थी, जो माइकल के मौजूदा बजट से बिल्कुल बाहर थी। उसके बैंक खाते में केवल 3 शव खरीदने के लिए ही पर्याप्त पैसे थे, जो एक टिकाऊ विकल्प नहीं था। अगर माइकल को अपनी प्रतिभा की क्षमताओं के बारे में पहले से पता होता तो उसने कल जंगली भेड़ियों के शवों पर $12000 बर्बाद नहीं किए होते। इसके बजाय उसने पूरी रकम जिन के शवों पर खर्च की होती। हाँ, गोबलिन के बुनियादी आंकड़े बहुत ही घटिया थे और उनकी जन्मजात कमजोरियां विकास के बाद भी बनी रह सकती थीं, जिससे वे समान रैंक के वन भेड़ियों से भी कमजोर हो सकते थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल ने खुद को एक झुंड प्रकार का जादूगर बताया था। उसकी रणनीति सरल थी, अपने दुश्मनों को संख्या बल से हराना। वह केवल संख्या बल के बल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ता था, अपनी धौंस जमाकर जीत हासिल करता था। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले मरे हुए प्राणियों का होना अच्छा था, लेकिन कई उच्च गुणवत्ता वाले मरे हुए प्राणियों का होना उससे भी बेहतर था।
किसी भी सूरत में उसके मरे हुए प्राणी हमेशा विकसित हो सकते थे, इसलिए उनकी कमजोरियां हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेंगी। दुर्भाग्यवश माइकल अपनी प्रतिभा की क्षमता से अनजान अपनी पिछली खरीदारी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि माइकल को लगता था कि उसके पहले के फैसले व्यर्थ थे, लेकिन उसे उन पर कोई पछतावा नहीं था। कम से कम उसने लकी और प्रिंस, दो शक्तिशाली रैम के कैंडिडेट हासिल कर लिए थे। अगर उसने गोब्लिन की लाशें भी खरीदी होती तो भी यही स्थिति होती, क्योंकि कल उसके विकास अंक केवल एक निश्चित सीमा तक ही एक राक्षस को विकसित कर सकते थे। इसमें शायद और भी ज्यादा खर्च हो सकता था, लेकिन माइकल अभी भी अनिश्चित था। क्या एक सामान्य श्रेणी के एंडेड को एक स्टार तक विकसित करने में हर बार एक विकास बिंदु खर्च होता था, या क्या यह एक स्टार वाले एंडेड को उसकी शुरुआती स्थिति की परवाह किए बिना सीधे 3 स्टार तक बढ़ा देता था? अब जबकि उसके पास एक ही तारे पर कई गोब्लिन के शव थे, वह जल्द ही इसका पता लगा लेगा। कल जंगल के भेड़ियों को खरीदते समय माइकल का जो सतर्क रवैया था, उसके विपरीत इस बार उसने राक्षसों के शवों की कतारों पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने सीधे उपलब्ध उच्चतम स्तर वाले 10 भेड़िए खरीद लिए। उसके पास फिलहाल मरे हुओं को बुलाने के लिए केवल 7 ही जगहें बची थी, लेकिन विफलता के खतरे को देखते हुए उसने 3 अतिरिक्त जगहें खरीद ली। उम्मीद है उसकी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये सभी शव विकास के अंक प्रदान करने वाले थे। आखिर इस खरीदारी पर उसे $10,000 खर्च करने पड़े, जिससे वह लगभग उसी कंगाल हालत में पहुंच गया जिसमें वह जागृति से पहले था। इतनी बड़ी रकम से अलग होने का दर्द धरती पर हुए उसके पहले दिल टूटने के दर्द से भी कहीं ज्यादा था। फिर भी माइकल ज्यादा निराश नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जिन जिन्नों का वह शिकार करने वाला था, वे नुकसान की भरपाई कर देंगे। अपनी खरीदारी पूरी करने और भुगतान करने के बाद माइकल ने एसोसिएशन से निकलने में जरा भी देर नहीं की। उसने झटपट सन पार्क के लिए एक टैक्सी पकड़ी, जो उस गुप्त स्थान में प्रवेश करने का निर्धारित स्थान था। गोब्लिन वर्ल्ड की दूषित दरार में उसका निर्धारित समय सुबह 12:15 से दोपहर 1 बजे तक था, और घड़ी में इस समय 11:20 बज रहे थे। सौभाग्य से अभी भी समय था। माइकल को दरार में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी, बस वह पहुंचकर चेक इन कर ले, सब ठीक रहेगा। फिर भी वो वहां पहुंचने के लिए जल्दी कर रहा था। टैक्सी में बैठे हुए माइकल ने उस समय का उपयोग एसोसिएशन द्वारा उसे भेजे गए गोब्लिन वर्ल्ड ट्रैक के बारे में ईमेल को दोबारा पढ़ने के लिए किया। ईमेल की सामग्री बहुत विस्तृत नहीं थी, इसलिए 10 मिनट के भीतर ही उसने उसे पढ़ लिया और उसके पास कार की खिड़की से बाहर देखने के अलावा और कुछ करने को नहीं बचा था। वह सुपर एसोसिएशन फोरम पर जानकारी ले सकता था, लेकिन माइकल शांत मन से ऐसा करना पसंद करता था। इस समय वह बहुत ज्यादा चिंतित था। लेखक का नोट: आप सभी को अब तक पता ही है कि क्या होने वाला है। एक और बिजली गुल हो गई है, इसलिए आज कोई अतिरिक्त अध्याय नहीं आएगा। सच कहूं तो मुझे ये भी यकीन नहीं है कि इस अध्याय का संपादन ठीक से हुआ है या नहीं, और मैं कुछ ऐसा लिखने का जोखिम नहीं लेना चाहता जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। हमेशा की तरह कृपया अपना समर्थन बनाए रखें और इस अध्याय के बारे में अपने विचार अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। द्वारा माइकल को सन पार्क के सामने छोड़ने के बाद उसने तुरंत उस फार्मेसी का पता पूछा जहां गोब्लिन वर्ल्ड से दूषित प्रकार की आयामी दरार स्थित थी। जल्दी में होने के कारण माइकल ने अपने आसपास के माहौल को देखने का समय नहीं लिया और हड़बड़ी में निर्धारित फार्मेसी की ओर चल पड़ा। फार्मेसी सन पार्क से ज्यादा दूर नहीं थी और तेज कदमों से माइकल 5 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गया। उनकी उम्मीदों के विपरीत फार्मेसी बिल्कुल एक साधारण प्रतिष्ठान की तरह दिख रही थी, बस सामान्य से थोड़ी बड़ी। बाहर से देखने पर माइकल को पता चला कि अंदर कोई ग्राहक नहीं था। बिना किसी झिझक के उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। तभी उसकी नजर काउंटर के पीछे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के बाल सफेद थे, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसी युवा स्फूर्ति झलक रही थी जो कम उम्र के व्यक्तियों में भी शायद ही कभी देखने को मिलती है। बूढ़े व्यक्ति पर डिटेक्ट का उपयोग करने की तीव्र इच्छा को दबाते हुए माइकल ने उससे बातचीत शुरू करने के लिए उसके पास जाकर संपर्क किया। सुप्रभात, माइकल ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। उनके शब्दों से पता चलता था कि उनके पास अभी भी समय था। अभी दोपहर नहीं हुई थी, कम से कम अगले 5 मिनट तक तो नहीं। काउंटर के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुप्रभात बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जी हाँ महोदय, संस्था ने मुझे यहाँ भेजा है। माइकल सीधे मुद्दे पर आ गया, हालांकि उसने इस बात का खुलासा करने में सावधानी बरती कि वह किस संगठन से है, कहीं ऐसा ना हो कि वह गलत जगह पर हो। सौभाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गलत नहीं था। ओह, क्या आपके पास आवेदन पत्र है? बूढ़े आदमी ने काउंटर के नीचे से फिंगरप्रिंट स्कैनर निकालते हुए पूछा। यह देखकर माइकल को तसल्ली हो गई कि वह सही जगह पर आया है। बिना समय बर्बाद किए उसने वह दस्तावेज अपनी जेब से निकाल लिया जो एसोसिएशन की रिसेप्शनिस्ट ने उसे दिया था। हालांकि कागज थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा था, फिर भी वह पढ़ने योग्य और साफ सुथरा था। माइकल को इसे रखने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, इसलिए वह इसे वैसे ही ले जा सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को पहले और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल F.IR.net वेबसाइट खोजें। सौभाग्यवश उस बूढ़े व्यक्ति ने कागज की हालत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बिना किसी समस्या के शांतिपूर्वक इसकी सामग्री को पढ़ा। ठीक है, अपना दाहिना अंगूठा यहाँ रखो। 50 वर्ष की आयु के आसपास के प्रतीत होने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने काउंटर पर रखे स्कैनर की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। स्कैनर देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिसेप्शनिस्ट ने माइकल के होश में आने वाले दिन उसका पंजीकरण करते समय इस्तेमाल किया था। माइकल ने सोचा, शायद ये फेडरेशन का मानक स्कैनर था। उसका मन क्षण भर के लिए भटक गया। अपने विचारों को झटकते हुए माइकल ने बात मान ली और अपना अंगूठा स्कैनर पर रख दिया। 2 सेकंड बाद स्कैनर से हरी बत्ती निकली। अच्छा, आपकी पहचान की पुष्टि हो गई है। मेरे पीछे आइए, बूढ़े व्यक्ति ने स्कैनर को उसकी मूल जगह पर वापस रखते हुए कहा और माइकल को काउंटर के पीछे आने का इशारा किया। माइकल जल्दी से उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा।
करीने से सजी दवाइयों की अलमारियों की कतारों से गुजरते हुए वे एक मजबूत दिखने वाले दरवाजे पर पहुंचे। बूढ़े आदमी ने ताला खोलने के लिए अपनी हथेली एक पैनल पर रखी। इस दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा था जो एक पासवर्ड से सुरक्षित था, जिसे उसने झट से दर्ज कर दिया। माइकल सुरक्षा उपायों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, हालांकि उन्हें अभी भी लगता था कि परिस्थितियों के आधार पर उनमें कुछ कमी थी। बेशक बचाव पक्ष की अधिकांश दलीलें संभवतः स्वयं उस बूढ़े व्यक्ति पर ही आधारित थीं। हालांकि उस व्यक्ति में वह भयावह दमनकारी आभा नहीं थी जो माइकल को ट्रेड सेंटर में मिले उस जख्मी आदमी में थी, फिर भी उसमें कुछ सूक्ष्म रूप से खतरनाक बात थी। माइकल की इंद्रियां हालांकि अभी भी विकसित हो रही थीं, फिर भी एक धुंधले अंतर्निहित खतरे को भांप सकती थीं। यह दिखने में दयालु लगने वाला बूढ़ा व्यक्ति जितना दिखता था उससे कहीं अधिक खतरनाक था। दूसरे मजबूत धातु के दरवाजे के खुलने के बाद माइकल आखिरकार पहली बार एक आयामी दरार के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हुआ। अपने नाम के अनुरूप ये खाली अंतरिक्ष में एक दरार जैसा दिखता था। उस टेढ़े मेढ़े छेद के भीतर काले रंग की अव्यवस्थित माना ऊर्जा का एक बवंडर उमड़ रहा था। ये जाने बिना भी कि यह एक विकृत प्रकार की आयामी दरार है, माइकल एक नजर में समझ गया कि यह कुछ अच्छा नहीं है। इससे उत्पन्न अशुभ अनुभूति ने उसे थोड़ा पसीना ला दिया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो किसी भी क्षण दरार से कुछ फूट सकता है। मुझे बाहर कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या यह दरवाजे की वजह से है? माइकल ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। जब उसने दरार के दोनों ओर की दीवारों और अपने पैरों के नीचे की जमीन पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे अपने चारों ओर जादुई घेरों का एक जटिल जाल हल्का हल्का महसूस हुआ। हालांकि वे नंगी आंखों से अदृश्य थे, फिर भी वह उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, मानो वे हवा में ही उकेरे गए हों। क्या ये वही जादुई संरचना है जिसका जिक्र उन्होंने फोरम में किया था? माइकल के विचार अभी और गहरे जा भी नहीं पाए थे कि उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बोलकर उसे वापस वास्तविकता में ला दिया। आपकी जानकारी के अनुसार आप एक अवेकन हैं, जो स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि आप बिना किसी प्रकार का सामान लिए एक दरार में प्रवेश कर रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। माइकल को उसकी आवाज में थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव महसूस हुआ। कल एसोसिएशन ट्रेड सेंटर में उस जख्मी आदमी से मिली तिरस्कारपूर्ण प्रतिक्रिया के विपरीत ये प्रतिक्रिया उसे समझ में आई। आखिरकार अवेकन होना एक प्रशंसनीय दर्जा था। अंदर जाने के बाद अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। हालांकि प्रवेश करते ही आपका सामना किसी राक्षस के घर से होने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं। सतर्क रहें। माइकल चौंक गया और जवाब देने के लिए उसने अपना मुंह खोला, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस इतना ही। आपको एसोसिएशन द्वारा डायमेंशनल ट्रैक देखने आने वाले हर व्यक्ति को भेजे गए ईमेल को पढ़ लेना चाहिए था, इसलिए मैं बुनियादी बातें दोहराऊंगा नहीं। चूंकि आप यहाँ अकेले आए हैं, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, जो अच्छी बात है। बस सावधान रहें। बूढ़े आदमी ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अभी 12 बज रहे हैं, इसलिए तुम्हें दोपहर 1 बजे से पहले वापस आना होगा। असल दुनिया और उस दरार में समय का अंतर 10 से 1 है। दरार में 10 घंटे यहाँ 1 घंटे के बराबर होते हैं। अंदर 10 घंटे से ज्यादा मत बिताना, वरना जुर्माना भरना पड़ेगा। बाहर आते ही दरवाजे के पीछे वाला बटन दबा देना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। उसने अधीरता से दरार की ओर इशारा किया। बस इतना ही। जल्दी अंदर आओ, मुझे और भी काम करने हैं। माइकल ने उस बूढ़े आदमी के रूखे रवैये पर पलकें झपकाईं, लेकिन उसने कोई टिप्पणी न करने का फैसला किया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को मजबूत किया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था और अचानक उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। बिना किसी झिझक के माइकल दरार में कूद गया। कृपया और भी उपन्यास पढ़ें ताकि हम अध्यायों को जल्दी